हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। राइट, दैट मीन्स आज हम मनसबदारी सिस्टम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ढांचाला सिस्टम, इन सब पॉइंट्स को आज हम कवर करने जा रहे हैं। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशियंट की सीरीज जो है वो हमारी खत्म हो चुकी है। उसके अलावा मेडिवल में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 तक सारे टॉपिक को कवर करो। उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं मुझे कमेंट में जवाब दो और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, जैसा भी आपको सेशन लगता है मेरा। राइट, उसके अलावा कल्चर की सीरीज हमारी शुरू हो गई और कल्चर के टॉपिक्स जो है वो थॉरली फॉलो करना शुरू कर दीजिए आप लोग। राइट, इन सभी सेशन के पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं लाइव, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशल क्लासेस आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशल क्लासेस को फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि हमने उन स्पेशल क्लासेस में अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज खत्म करी, जिसमें हमने 20-25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटाए हैं। अगर आपने वो सीरीज फॉलो नहीं करी है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2010 से 2020 के पेपर तो ज़रूर सॉल्व कर लें। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा अभी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल के टॉपिक खत्म कर दिए हैं और आज से हम मॉडर्न के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और फिर इवेंचुअली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को भी लेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लासेस जो कि लाइव क्लासेस है, इसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। मेक श्योर कि आप लाइव क्लासेस में आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए। उसके अलावा आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के थॉरली यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान्स में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द मटेरियल, मतलब जो भी कंटेंट है उसका, उस पर आपको एक्सेस जो है वो अनलिमिटेड है। उसके अलावा प्लस से आइकॉनिक प्लान्स ऑलवेज बेटर है। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में ज़्यादा फीचर्स है। जैसे कि प्लस, ये प्लस के फीचर्स थे आइकॉनिक में: पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आइकॉनिक के। उसके अलावा अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे अपना सपोर्ट शो करें, सो मेक श्योर कि आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, चौहान सर हिस्ट्री, चौहान_सर_हिस्ट्री। राइट, और आप एक बार शुरू करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना। 1 मंथ का प्लान लीजिए, 6 महीने का प्लान लेकर देखिए, एक बार सब्सक्राइब करना शुरू कीजिए। आप एक बार इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए अपने ऊपर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी खुद पर। ये आज आज आपको समझ आएगा, 2-3 साल बाद समझ आएगा, हो सकता है कुछ समय बाद समझ आए, जब ऐसा ना हो कि देर हो जाए। राइट, सो अगर आप अभी समर्थ हैं तो डेफिनेटली खुद पर इन्वेस्ट करें। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का, इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करने का आप लोगों को मौका मिलता है। उसके अलावा अगर अभी 12th में अगर आप जो है वो सब्सक्राइब करते हैं तो 25% प्लस 10%, आपको 10% तो रेफरल कोड यूज करके मिल रहा है और 25% अनअकैडमी की तरफ से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। राइट, जिसमें 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको जीएस प्लस ऑप्शनल पड़ रहा है 57,500 का, और 2 ईयर्स का पड़ रहा है 83,000। और आइकॉनिक प्लान जो कि ज़्यादा बेटर रहते हैं, ज़्यादा फीचर रहते हैं उनमें, वो 76,500 एंड 1,17,750 का पड़ रहा है आपको। राइट, सो मेक श्योर कि आप चेकआउट करें, कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। आज आखिरी दिन है। राइट, सो मेक श्योर कि आप एक्सेस करें इन्हें, ठीक है। उसके अलावा वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अनअकैडमी द्वारा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। ओनली 100 सीट्स आर अवेलेबल। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। मेक श्योर यू एक्सेस थ्रू दैट लिंक। उसके अलावा अगर आप, जैसे मैंने कहा ना, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए खुद पे। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो लमसम एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो अनअकैडमी लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें 0 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फीस, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी आपसे, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल है, कोई हिडन चार्ज नहीं होगा, बहुत मिनिमल पेपर वर्क है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है। आप अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। राइट, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब ये है लिंक, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी सीएससी के लिए तो आप डेफिनेटली एक्सेस करेंगे इस लिंक को। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन जो है वो आपके लिए
ब्लेसिंग है, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है अनअकैडमी की तरफ से। ऑलराइट, उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। राइट, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। राइज, वर्ल्ड अफेयर, अनअकैडमी, पाथफाइंडर अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री या चौहान अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर हिस्ट्री। राइट, उसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो चुका है। हर संडे 11 बजे टेस्ट होता है। हिंदी में भी अवेलेबल है। चौहान अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर हिस्ट्री कोड को यूज करके एनरोल कीजिएगा। टॉप जो रैंकर्स होंगी 500 उनको डिस्काउंट मिलता है, प्लस टॉप 3 रैंकर्स को सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 साल का फ्री। सो मेक श्योर कि आप एक्सेस करें। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। राइट, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 1 हमने पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं हम प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंस के लिए कॉन्सेप्ट नहीं इकट्ठा करेंगे, तो मेंस के लिए कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकलेंगे। लेकिन प्रीलिम्स ओरिएंटेड है ये सेशन, दैट मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन पर हमारा खासा ध्यान रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से किस टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन निकलते हैं टर्मिनोलॉजी के, ठीक है, क्रोनोलॉजी के और सोर्स ऑफ हिस्ट्री के। मोस्टली ये 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक से निकलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है टर्मिनोलॉजी का। राइट, सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक्स पहले बता दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको मनसबदारी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज में ले जाता हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मनसबदारी सिस्टम, लेट अस सी। सो पिछले टॉपिक में मैंने आपको सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझाया था मुगल्स का। आज हम मनसबदारी सिस्टम देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, द ओरिजिन्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम कैन बी tracked back to Genghis Khan, who organized his army on a decimal basis, in which the lowest unit of his army was 10 and the highest 10,000, whose commander was known as Khan. अब मनसबदारी सिस्टम है क्या? मनसबदारी सिस्टम क्या है? बेसिकली मिलिट्री गवर्नरशिप है। मिलिट्री गवर्नरशिप हम ग्रीक्स से शुरू होती हुई देख रहे हैं, है ना। ग्रीक्स के साथ जो है वो मिलिट्री गवर्नरशिप हमें शुरुआत होती हुई नजर आती है इस कॉन्सेप्ट की। राइट, लेकिन मुगल्स जो हैं वो तिमूरी हैं और तिमूरिड जो हैं वो मंगोल्स के डिसेंडेंट्स हैं। सो दैट मीन्स तिमूरी जो आर्मी या तिमूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो एसेंशियली मंगोल डिसेंडेंसी ही है। राइट, सो चंगेज खान ने अपनी आर्मी को डेसिमल सिस्टम में अरेंज किया, यानी उसने पहले 10-10 के ग्रुप्स बनाए। अब 10-10 के 10 ग्रुप बन गए तो एक 100 सैनिकों की टुकड़ी बन गई छोटी सी। फिर ऐसे 100-100 के 10 ग्रुप बन गए तो 1000 सैनिकों की। फिर 1000-1000 के 10 ग्रुप बन गए तो 10,000 सैनिकों की। तो 10,000 तक जो है वो 10,000 सैनिकों की एक ग्रुप जो मतलब एक बड़ी जो है वो टुकड़ी या बटालियन आप पूरी कह सकते हैं उसे, रेजिमेंट कह सकते हैं आप उसे। राइट, और उस रेजिमेंट का जो कमांडर होता है उसको उसके लिए टाइटल यूज होता है खां। ठीक है, तो खां मैंने आपको कहा है और कि खां जो है वो एक कोई मुस्लिम सरनेम ना होकर एक मिलिट्री जो है वो औहदा है, एक टाइटल है। ठीक है, सो इस डेसिमल सिस्टम पे बेसिकली क्या है, ये मिलिट्री ऑफिसर है खां। राइट, और खां एक मिलिट्री ऑफिसर होने के साथ साथ इसके पास कुछ सिविल अथॉरिटीज भी हैं। उस समय हो सकता है कि बहुत कम लेवल पर हो, लेकिन इन्हीं लाइंस पर चलते हुए मनसबदारी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मनसबदारी सिस्टम को हमें इख्तेदारी सिस्टम के साथ भी कंपेयर करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि मनसबदारी सिस्टम कहां से निकला है। जो डेसिमल सिस्टम है, जिसको तोमन सिस्टम मतलब तोमन जो है वो 10,000 की एक बड़ी रेजिमेंट होती है मंगोल सेना की, उसको कहा जाता है। सो मंगोल सेना का जो सिस्टम है, राइट, उस पर बेस्ड है मनसबदारी। सेकंड पॉइंट, देन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर इन नॉर्थ इंडिया। मनसबदारी का प्रिमिटिव फॉर्म या इस तरह कहा जाए कि ये तोमन वाला सिस्टम जो है ना, ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बाबर तिमूरी है और तिमूर मंगोल के डिसेंडेंट्स है। राइट, बट इट वाज अकबर हु इंस्टीट्यूशनलाइज्ड it in Mughal military setup and civil administration after reforming and introducing of 2 new concepts, namely Jat and Sawar. So मनसबदारी सिस्टम, दो मनसब शब्द जो है वो एक अरबिक शब्द है, राइट, और मनसबदारी सिस्टम जो है वो कहां से निकल कर आ रहा है, मंगोल से। बाबर ने जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस किया उसे, यानी कि बाबर की सेना जो है वो डेसिमल पर बेस्ड थी, मतलब डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड थी ना, 10
100, 1000, 10,000 के 10,000 का रेजिमेंट, राइट। सो उसी में ही अकबर ने कुछ ट्विक्स किए और जाट और सवार का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड किया, और मनसबदारी सिस्टम बेसिकली उसने क्या बना दिया, एक एक मिलिट्री और एक सिविल अथॉरिटी बना दी उसने, पुलिस और सिविल अथॉरिटी। तो मैंने आपको ये पिछले टॉपिक में बताया है कि किस तरह मनसबदार, सूबेदार जो है वो एक मनसबदार है, लेकिन सूबे का दीवान भी एक मनसबदार है। मैंने आपको समझाया था ना पिछले टॉपिक में कि एक सूबे में सूबेदार भी मनसबदार है, उसी सूबे का दीवान भी मनसबदार है। सूबे के सूबेदार के पास मिलिट्री और सिविल अथॉरिटी है, बट एक्सेप्ट रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो दीवान सूबेदार के पास है, और जो दीवान सॉरी नॉट सूबेदार, जो दीवान मनसबदार है उसके पास है, और जो दीवान मनसबदार है उसके पास भी मिलिट्री अथॉरिटी है, लेकिन जो उसकी सिविल अथॉरिटी है वो एसेंशियली रेवेन्यू या फाइनेंस से रिलेटेड है। वो जजमेंट देना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना उससे रिलेटेड नहीं है। तो मैंने आपको ये पिछले टॉपिक में समझाया कि जो सूबेदार मतलब प्रोविंस लेवल, फिर सरकार लेवल और परगना लेवल पर किस तरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है मुगलों का। सो आज हम मनसबदारी सिस्टम को एक दूसरे एंगल से समझेंगे, ठीक है। सो पहले उसका इतिहास देख रहे हैं। मंगोल से डिसेंडेंट्स है, बाबर लेकर आया, लेकिन अकबर ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया जब उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब उसको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करना, मतलब एक जो है वो संस्थान बना दिया और अब उसके तहत चल रहा है वो, समझ रहे। एक कोड उसने, एक पूरे रूल सेट कर दिया और फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जाट और सवार के कॉन्सेप्ट से, राइट। अब डॉक्टर सतीश चंद्र जी का एक कोट देखते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग द मनसबदारी सिस्टम as it developed under the Mughals was a distinctive and unique system which did not have any parallel outside India। अब सतीश चंद्र ये कहते हैं कि मनसबदारी सिस्टम भारत के बाहर और कहीं देखने को नहीं मिला है, इतना यूनिक है मनसबदारी। एंड इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। जबकि मनसबदारी के रूट जो है वो मंगोल सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन मंगोल्स ने जाट और सवार का कॉन्सेप्ट, मनसबदार की सिविल और पॉलिटिकल अथॉरिटी, पुलिस और सिविल दोनों अथॉरिटी उसके पास होना, लेकिन एक दीवान और एक सूबेदार के सिविल अथॉरिटीज में डिफरेंस याद है ना। एक सूबेदार में दीवान के पास सिविल अथॉरिटी के रूप में फाइनेंस है, जबकि एक सूबेदार के पास सिविल अथॉरिटीज के रूप में सब कुछ है एक्सेप्ट फाइनेंस, फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन एंड मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट। सो ये यूनिक सिस्टम है, और ये इख्तेदारी में भी नहीं था। एक इख्तेदार क्या है, इख्तेदार एक ऐसा मिलिट्री गवर्नर है, राइट, जिसके पास पुलिस और सिविल दोनों अथॉरिटी है, और सिविल मतलब सिविल यानी कि सारी, जजमेंट देने से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सारी। लेकिन मनसबदार में टैक्स कलेक्टिंग मनसबदार जो है वो अलग है, दीवान के रूप में एस्टेब्लिश्ड। समझ आया आप लोगों को डिफरेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मनसबदारी। मनसबदारी का मतलब क्या है? पहला पॉइंट है द वर्ड मनसब मीन्स रैंक, डिग्निटी और ऑफिस। अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है रैंक। सो मनसबदार यानी इस रैंक का हकदार है ये व्यक्ति, इस रैंक को, दार जो लग जाता है मतलब पर्सन एसोसिएटेड विद दैट थिंग, राइट। मनसबदार, सूबेदार, सूबे का हेड, मनसब का हेड, राइट। द वर्ड मनसब इज ऑफ अरेबिक origin meaning rank or position. The system hence determined the rank of a government official and also other military generals. Every civil and military officer was given a mansab. It was also meant for fixing the salaries and allowance of officers. So basically क्या है ये मनसबदारी सिस्टम? बहुत रफ तरीके से बोला जाए तो उस समय की आईएएस सर्विसेज हैं ये, लेकिन उस समय के आईएएस के पास पुलिस और सिविल दोनों अथॉरिटी हुआ करती थी, ठीक है। और अब आईएएस की जो है वो मतलब उस समय के मनसबदार की रैंक्स हैं अलग अलग, और मनसबदार जो है वो बेसिकली मतलब रैंक डिसाइड करता है। अब किस हिसाब से रैंक होंगी? तो रैंक होती है उनके जाट और सवार से। अब ये जाट और सवार क्या है आगे समझाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, द टर्म मनसबदार मीन्स अ पर्सन इन ओल्ड टाइम्स हु हैज अ पोजीशन और रैंकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट कैन गिव पावर। It implied that the holder of mansab was bound to render military or civil service when he was called upon and do so. So mansabdar basically क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसको समय आने पर मिलिट्री और सिविल दोनों सर्विसेज देनी पड़ेंगी, एसेंशियल है, राइट। एक मनसबदार के पास मिलिट्री और सिविल दोनों अथॉरिटी होंगी। तो खैर ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। द मनसब ऑफ अ नोबल एम्प्लाइज सैलरी ऑफ द ऑफिसर, स्टेटस ऑफ द ऑफिसर, नंबर ऑफ सोल्जर्स। सो मनसब
का मतलब क्या बनता है? मनसब का मतलब यह बनता है, यानी कि अगर किसी सिविल ऑफिसर, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई भी एक ऑफिसर है, मिलिट्री हो सिविल हो, मिलिट्री और सिविल दोनों मतलब जो ड्यूटीज हैं वो एक ही मनसबदार के पास रहती है, राइट, मतलब रैंक्स बदलती रहती है उनकी। तो एक मनसबदार होने से आपको क्या क्या पता चल जाता है? सबसे पहली चीज कि उस अफसर की सैलरी कितनी है, राइट। दूसरी चीज, उस अफसर का रैंक या स्टेटस कितना है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब पैसा कितना कमा रहा है, इस पर कितनी ट्रांसपेरेंसी है। किसी मनसबदार, यहां पर आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। मनसबदार का नाम से ही, कैसा मनसबदार कि ये 400 का मनसब है, ये 500 का मनसब है, ये 1000 का मनसबदार है, ये 2000 का मनसबदार है। इस तरह मनसबदार के रैंक्स हैं, राइट। और यहीं से पता चल जाता है कि ये 400 से पता चल जाता है कि इसकी सैलरी कितनी होगी, इसका रैंक। और ऑब्वियसली जो 2000 वाला मनसबदार होगा उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी, उसकी रैंक भी ज्यादा होगी। अब ये 2000 क्या है, ये 1400 क्या है, आगे समझाता हूं, लेकिन इस हिसाब से जो है वो क्लियर हो जाता है। मतलब मनसबदार ये है मनसबदार की रैंक, मतलब रैंक का डिग्निफाई करने का तरीका। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर होता है ना, मतलब आईएएस या एक स्टेट सिविल सर्विसेज का है, मतलब मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, तहसीलदार लेवल से फिर एसडीएम, एडीएम, डीएम, राइट। तो ये रैंक्स हैं। तो 400 का मनसब, 500 का मनसब, 1000 का मनसब, 2000 का मनसब, ये रैंक्स हैं। और यहीं से पता चल जाती है सैलरी, रैंक या स्टेटस क्या है। और तीसरा, उसकी कमांड के अंदर कितने घोड़ों की कैवलरी है, कितने एलिफेंट्स हैं, कितने ऑफिसर्स उसके अंडर या कितने सैनिक जो हैं वो उसके अंडर काम कर रहे हैं। सो 400 का मनसब यानी 400 घोड़े मेंटेन कर रहा है। 2000 का मनसब यानी 2000, मतलब इनिशियली ऐसा था, फिर दूसपा शीसपा लगा, राइट। सो 400 का मनसब यानी 400 घोड़े मेंटेन कर रहा है, 2000 का मनसब यानी 2000 घोड़े मेंटेन कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं रैंक्स इन मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम में रैंक्स क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब पता कहां से चल रहा है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री है अबुल फजल की आईन अकबरी। अबुल फजल ने जो बाबरनामा लिखा उसमें, सॉरी नॉट बाबरनामा, लेकिन अकबरनामा के 3 वॉल्यूम लिखे। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जो है वो आईन अकबरी है। वॉल्यूम 1 में अकबर की एंसेस्ट्री बताई गई है, वॉल्यूम 2 में अकबर का 12-13 साल का रेन, जितने समय में अबुल फजल ने आईन अकबरी मतलब पूरा अकबरनामा लिखा, वो रेन में क्या क्या घटनाएं हुई। और फिर आईन अकबरी में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है। अबुल फजल इन हिज आईन अकबरी मेंटेन्स देयर वर 66 ग्रेड्स और मनसब। उसने कहा कि 66 है, 10 घोड़े से लेकर 5000 के मनसब तक, मतलब 10 के मनसब से लेकर 5000 के मनसब तक 66 ग्रेड्स हैं, ठीक है। बट इट अपीयर्स दैट देयर वर नॉट मोर देन 33 ग्रेड्स इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस। सो अबुल फजल ने कहा कि 66 ग्रेड हो सकते हैं, लेकिन केवल 66 ग्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन ओनली 33 ग्रेड्स जो हैं वो प्रैक्टिस में रहे। यानी जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा मनसब भी हो सकता है जिसके पास 10 घोड़े ही हो, या ऐसा भी हो सकता है मनसबदार। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब जाट और सवार समझाऊंगा ना, वहां पर बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए किसी का मनसब जो है वो 100 का है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास 100 घोड़े एसेंशियली होंगे ही, उसकी जाट 100 की है, ठीक है। उसका सवार 100 का, शुरुआती जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें जाट इज इक्वल टू सवार था, ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस थी कि जाट इज इक्वल टू सवार। लेकिन कुछ केसेस में सवार ज्यादा होते थे, कुछ केसेस में सवार कम होते थे, कुछ केसेस में सवार ना के बराबर होते थे, होते ही नहीं थे, केवल जाट होता था। तो एक ऐसा मनसबदार जिसके पास 400 का जाट हो, मान लीजिए, ठीक है, 400 का जाट हो, दैट डजंट मीन कि उसके पास 400 का सवार भी होगा। यानी सवार यानी कि 400 घोड़े भी होंगे। ये 400 जो जाट है, यहां से उसकी रैंक और सैलरी पता चलती है, ठीक है। और 400 सवार से पता चलता है कि कितनी मतलब कितनी सेना उसके कंट्रोल में, राइट। सो 10 से लेकर 5000 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। द प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ मुगल मनसबदार हाउएवर वर 3, दोज इन कमांड ऑफ 10 टू बिलो 500। सो 10 से 500 तक के मनसब जो है, राइट, 500 वर कॉमनली स्टाइल्ड मनसबदार, इनको कहा जाता है मनसबदार। 10 से 500 तक के कौन है, ये हैं मनसबदार, राइट।
उसके बाद है दोज इन कमांड ऑफ 500 टू बिलो 2500, 500 से 2500 के अंदर। ये कौन है? ये आमिर हैं, ठीक है ये मनसबदारी, लेकिन ये थोड़े से अपर ग्रेड आमिर, अपर ग्रेड मनसबदार हैं, इसलिए इनको टाइटल आमिर मिल जाता है। और तीसरे कौन से हैं? एंड दोज इन हायर रैंक्स बिलोंग टू कैटेगरी उमार। मैंने बोला ना आमिर से जो ऊपर होता है वो उमारा, उमारा ए काबिर या उमारा ए आजिम या ग्रैंडीज जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। सो यानी कि 2500 से लेकर 5000 तक जिसके पास हो वो क्या है? वो उमारा है। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी चल रही है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है इसका? आईन अकबरी। किसकी लिखी हुई? अबुल फजल की। तो ये 3 तरह के मनसबदार हैं। 10 से 500 वाले जो है वो एसेंशियली मनसबदार कहलाते हैं ये सारा मनसबदारी है, मतलब सिस्टम मनसबदारी ही है, लेकिन उनके लिए टाइटल अलग हो जाता है। 500 से 2500 वालों के लिए टाइटल आमिर हो जाता है, 2500 से 5000 वालों के लिए टाइटल हो जाता है उमारा। द हाइएस्ट आमिर इन थर्ड कैटेगरी वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ आमिर उल उमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी चल रही है, मतलब जो हाईएस्ट आमिर है, मतलब 2500 से ऊपर वाले जो है उनको आमिर उल उमारा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2500 जो है वो जाट और सवार की बात चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जिसका 2500 जाट हो उसके पास 2500 सवार भी हो। सवार यानी कि कितनी कैवलरी उसके अंडर है, घुड़सवार के लिए वर्ड है ये सवार, कि कितनी कैवलरी उसके अंडर है। हो सकता है जिसका जाट 2500 हो उसका सवार 2500 से ज्यादा हो, मतलब 3000 हो, या कम हो 2000 ही सवार हो उसका, राइट, वो अलग अलग हो सकता है। तो जाट से पता चलता है मनसब की रैंक, मतलब जो रैंक है वो हमें जाट से पता चलती है। सवार जो है वो जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। या मतलब हो सकता है कि पहले साल में बोल दिया कि मान लीजिए 2500 का जाट है किसी का, उसको पहले साल में बोला गया कि तुम्हें 2000 सैनिक रखने हैं, दूसरे साल में बोला गया कि तुम्हें 3000 रखने हैं, वो घटता बढ़ता रहता है, राइट, मतलब जरूरत के हिसाब से। तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज है, सवाल बनते हैं इन पर, राइट। नेक्स्ट आएगा, इन द 18th सेंचुरी दिस टाइटल वाज गिवन टू द आमिर बख्शी। 18th सेंचुरी तक 2500 से ऊपर वाले जो है, ठीक है, या अमीर उल उमारा, सभी अमीरों में, सभी अमीरों का जो हेड होगा, राइट, उसके लिए टाइटल रहता है आमिर उल उमारा, या सभी अमीरों में से जो सबसे हाईएस्ट अमीर है वो आमिर उल उमारा है, जिसको बाद में मीर बख्शी कहा गया। लेकिन मीर बख्शी शुरुआती मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग पोस्ट थी। मैंने आपको बताया था ना, शुरू के 4 जो थे, दीवान, मीर बख्शी, मीर समान और सदर, राइट, ध्यान रखना है आपको। Until the middle of Akbar's reign, the highest rank which any ordinary officer could hold was that of a commander of 5000. So any ordinary यानी कि जो तिमूरी डिसेंडेंसी का ना हो, राजपूत हो सकता है, कोई अफगान हो सकता है, कोई तुर्क हो सकता है, वो मैक्सिमम 5000 का मनसब या 5000 उसकी रैंक हो सकती है, राइट। द मोर exalted grades between commanders of 7000 to 10,000, इसके बाद 7000 से 10,000 तक जो है वो किसके लिए रहते थे? वो रॉयल प्रिंसेस या रॉयल फैमिली के जो बंदे हैं उनके लिए, राइट। रिजर्व फॉर प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज रेन एंड हिज सक्सेसर्स दीज लिमिट्स वर रिलैक्स्ड। लेकिन ये अकबर के टाइम है, उसके बाद अकबर के जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने ये लिमिट्स जो है वो रिलैक्स करी, उन्होंने जो है वो मनसबदारों को भी 7000 तक पहुंचने का मौका दिया, मतलब जो रॉयल लिनियज से नहीं है उनको भी वहां तक पहुंचने का मौका दिया। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होती है मनसबदार की। तो मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट जो है वो सेंटर द्वारा ही की जाती है, बात हम जानते हैं ना। द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ मनसबदार रेस्टेड एंटायरली विद एम्परर। यानी बहुत भयंकर पॉलिटिक्स चलती होगी, बहुत भयंकर रिश्वतखोरी चलती होगी कोर्ट में, ठीक है, कि मनसब कि अकबर तक जो है वो यार मतलब बादशाह तक पहुंचाई जाए बात कि हमें मनसबदार अलॉट किया जाए। बहुत एप्लीकेशंस रहती होंगी, ठीक है, कि मनसब मिले। जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती बट स्टिल उन्हें रिस्पेक्ट देनी है तो उन्हें आहाड़ी बना दिया जाता था, ठीक है। नो पोर्शन ऑफ मनसबदार्स डिग्निटी वाज हेरिडिटरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मनसबदार को जो मनसब दिया गया उसको अगर कैश में सैलरी नहीं दी जा रही, उसको जमीन दी जा रही है, वो भी हेरिडिटरी नहीं है, एसेंशियली हेरिडिटरी नहीं है अगर उसको जमीन दी जा रही है, क्योंकि लेटर पार्ट में जमीन दी जानी शुरू की गई, राइट। जागीरदारी क्राइसिस जिससे बढ़ा, लेकिन थियोरेटिकली वो हेरिडिटरी नहीं है, इवेंचुअली वो हेरिडिटरी हो गई। इसी को हमने जागीरदारी क्राइसिस कहा भी है, राइट। लेकिन
इनफैक्ट मनसबदार के जीते जी, मतलब मनसबदार ने जीते जी जितनी भी प्रॉपर्टी प्रोक्योर करी है ना, वो मरने के बाद उसकी सक्सेसर को भी नहीं जाएगी, राइट। यानी कि मनसबदार अपनी, मतलब मनसबदार रहते समय उसने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। एक ये पॉइंट है। सो दैट मीन्स कुछ भी हेरिडिटरी नहीं है मनसबदार का। नेक्स्ट चीज, द सन्स ऑफ मनसबदार एज द कस्टम वाज हैड टू बिगिन लाइफ अन्यू आफ्टर द फादर्स डेथ। सो मनसबदार के लड़के को, मतलब मनसबदार के जो सक्सेसर होंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो मनसबदार बन जाएगा, उसको फिर से रैंक्स में बिल्कुल नीचे शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने काबिलियत के दम पर वो राइज कर सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स नेपोटिज्म यहां पर नहीं है, मतलब अकबर के रहते रहते तो नहीं रहा, धीरे धीरे खराब हो गया सिस्टम। अब मनसबदार डिड नॉट ऑलवेज बिगेन विद लोवेस्ट ग्रेड। अब एक पॉइंट ये है कि एक मनसबदार लोवेस्ट ग्रेड से नहीं है, वो बादशाह पर डिपेंड करता है कि किसको क्या अहमियत देनी है। अब जैसे राजपूत शासक हैं जिनको हराया गया, जिन्होंने सबमिट किया, जिन राजपूत शासकों ने, उनको अच्छे मनसब दिए। उनको ऐसा नहीं है कि उनको 10 से 500 से 50 से शुरू कर रहे हैं, उनको 2-2 ढाई हजार के मनसब शुरू से ही प्रोवाइड किए गए, राइट। इफ ही हैपन टू बी फेवरेट ऑफ एम्परर or a person whom emperor was delighted to honor, he could be appointed to any rank open to him. So ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पे है, किसकी, बादशाह की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो अपनी मर्जी से मनसब बांट सकता है, ठीक है। सो इससे जेलसी बहुत रहती होगी। एक ऐसा मनसबदार जो बिल्कुल लोएस्ट रैंक से राइज किया है, और एक ऐसा मनसबदार जो कि जो है वो, मतलब जिसने अकबर को खुश कर दिया और अकबर ने उसको प्रोवाइड कर दिया मनसब, राइट। सो यहां पर जो है म्यूचुअल जेलसीज के लिए एक स्कोप बन जाता है अच्छा खासा मनसबदारों के बीच में, जो कि रहा भी। दिस शोज दैट अ पर्सन कुड गेट द हाईएस्ट मनसब विदाउट हैविंग टू पास थ्रू द वेरियस ग्रेड्स बाय लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस, ठीक है। यहां से थोड़ी जो है वो राइवलरीज डेवलप हुई है। मानसिंह जैसे ले लीजिए, मानसिंह द फर्स्ट मनसबदार हो 7,000 जाट। मानसिंह पहला मनसबदार है जिसको 7,000 जाट दिए गए। And Bhagwan Das with 5,000 jats enjoyed the privileged position in मनसबदारी सिस्टम ऑफ द एम्पायर। दो 5,000 जाट से ऊपर जो है वो केवल प्रिंसेस को दिया जाता है, लेकिन राजा मान सिंह को 7,000 जाट दिए गए, ठीक है। अकबर डिपेंडेड ऑन हिज जजमेंट ऑफ पीपल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट। सो अकबर अपनी जजमेंट पर, फैजल की जजमेंट पर थोड़ा बहुत जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब अपना जो उसका सर्कल है उन पर, उनसे फाइनल फैसला तो अकबर का ही है, लेकिन डिस्कस करके ही जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पर वो मनसबदारी बांट रहा था, राइट। द मनसब वाज अ वे ऑफ फिक्सिंग सैलरीज एंड स्टेटस ऑफ इंपीरियल ऑफिशियल्स। ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं ये जाट और सवार का क्या खेल है। धीरे धीरे हमारे साथ कॉन्सेप्ट टर्म्स जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, जुड़े रहिए। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, अकबर इंट्रोड्यूस द रैंक ऑफ जाट एंड सवार इन द मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लास्ट फेज में उसने जाट और सवार सिस्टम लेकर आया। उससे पहले वही डेसिमल सिस्टम पर चल रहा था वो, राइट। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन जाट एंड सवार रैंक। देखिए क्या है, जाट वाज अ रैंक कन्फर्ड बाय द किंग ऑन मनसबदार, वेयर सवार वाज अ काउंट ऑफ होर्समैन दैट वर टू बी मेंटेन्ड। जैसे मैंने कहा ना, जरूरी अगर मान लीजिए किसी को 2,500 का जाट दिया गया है तो उसका जाट है 2,500, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता था कि उसका सवार भी 2,500 हो, यानी उसको 2,500 सैनिक भी बनाकर रखने हैं, लेकिन कई जगहों पर ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। एवरी मनसबदार वाज गिवन द रैंक ऑफ बोथ जाट एंड सवार, एंड मनसबदार वाज पेड ₹2 पर हॉर्स। सो मान लीजिए जिसका 2,500 का जाट है, तो ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि उसकी सैलरी 5,000 है। क्यों? क्योंकि अगर उसका जाट 2,500 का है, सो उसके सवार भी 2,500 ही होंगे, मतलब मोस्ट कॉमनली, राइट। जितने जाट उतने सवार, और जितने घोड़े उससे, मतलब पर घोड़े ₹2 जो है वो सैलरी दी जाएगी। सो 5,000 की सैलरी में उसको 2,500 घोड़े मेंटेन करके रखने, ठीक है। A.L. श्रीवास्तवा मिडिवल हिस्ट्री के काफी अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने काफी रिसर्च करी है। हैज ओपन्ड दैट व्हाइल द रैंक ऑफ जाट इंडिकेटेड द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर अ मनसबदार, द रैंक ऑफ सवार इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन अंडर हिम। A.L. श्रीवास्तव ने किस तरह कहा है? A.L. श्रीवास्तव साहब ने कहा है कि जाट का मतलब है कि टोटल सोल्जर कितने हैं उसके अंडर, ठीक है। मतलब मान लीजिए 2,500 का जाट है तो 2,500 सैनिक हैं उस मनसबदार के अंडर, ठीक है। और जबकि सवार का मतलब ये होता है कि उसके अंडर कितने घोड़े हैं, राइट। सो मान लीजिए किसी का जाट है 2,500,
लेकिन उसका सवार केवल 2000 है, दैट मीन उसके अंडर 2000 तो घोड़े हैं, ठीक है, और 500 जो है वो इन्फेंट्री सैनिक है। जरूरी नहीं है इन्फेंट्री हो, 500 जो हो सकता है हाथी वाले भी हो कुछ, राइट। सो इस तरह जाट और सवार को एएल श्रीवास्तव साहब ने बांटा है, राइट। सो एसेंशियली नंबर ऑफ सोल्जर्स पर डिपेंड करता है रैंक। यह हमें समझ आया, किस पर डिपेंड कर रही है रैंक? नंबर ऑफ सोल्जर्स पर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन द मनसबदार except those who held mansab of 5000 or above were classified into 3 categories। 5000 और उससे ऊपर के जो मनसबदार हैं उनको छोड़कर बाकी सभी मनसबदारों को आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इन मनसबदारों को किस में रखेंगे आगे बताता हूं, लेकिन 5000 से नीचे वाले जो मनसबदार हैं उनकी कैटेगरी देखिए क्या है। अ मनसबदार बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी इफ हिज रैंक इन जाट एंड सवार वाज इक्वल। पहली क्या है? जाट इज इक्वल टू सवार। 2500 जाट तो 2500 सवार। जाट का मतलब कितने सैनिक हैं, और जाट और सवार बराबर है मतलब सारे के सारे सैनिक जो है वो घुड़सवार हैं। समझे? पहली क्या है? जाट इज इक्वल टू सवार। और एएल श्रीवास्तव साहब ने क्या कहा है कि जाट का मतलब है कि कितने सोल्जर हैं, राइट, और सवार का मतलब है कि उन सोल्जर्स में से कितने कैवलरी मैन है, मतलब घुड़सवार कितने हैं। सो मतलब अगर जाट इज इक्वल टू सवार है तो अगर किसी का 2000 का जाट है दैट मीन्स उसके अंडर 2000 के 2000 सोल्जर क्या है? घुड़सवार है। सेकंड देखिएगा क्या है, सेकंड कैटेगरी इफ हिज सवार रैंक वाज हाफ ऑफ हिज जाट रैंक। सवार इज इक्वल टू हाफ ऑफ जाट, यानी कि किसी का जाट 2000 है यानी कि उसके अंडर 2000 सैनिक हैं, तो उसके अंदर 1000 तो सवार होंगे और 1000 जो है वो क्या होगी? इन्फेंट्री, मतलब पैदल चलने वाले सैनिक, राइट। और तीसरा क्या है? द थर्ड कैटेगरी इफ हिज सवार वाज लेस देन हाफ ऑफ हिज जाट रैंक। तीसरी कैटेगरी क्या है कि सवार जो है वो जाट से हाफ से भी कम होगा, ठीक है। सवार क्या होगा? लेस देन हाफ ऑफ जाट, राइट। दैट मीन्स हो सकता है कि 2000 का जाट हो तो उसमें से केवल 500 सवार हैं और 1500 मतलब थल सैनिक हैं, मतलब थल सैनिक नहीं, इन्फेंट्री है, पैदल सैनिक है, राइट। सो इस तरह से जो है वो बटे हुए हैं मनसब। और 5000 और 7000 इसके ऊपर के लिए अलग कैटेगरी है, राइट। इनके लिए अलग रूल्स हैं, है यही ऑलमोस्ट यही जाट और सवार वाले। लेकिन यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि जाट क्या है बेसिकली, कि कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं। अब उन नंबर ऑफ सोल्जर्स में से कितने सवार हैं या नहीं वो उसका सवार रैंक जो है वो डिसाइड करता है। सो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा बड़ी कैवलरी होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मिडिवल सेनाओं में कैवलरी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वी नो दैट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन इन द सवार रैंक। अकॉर्डिंग टू इट पार्ट ऑफ सवार रैंक वाज टर्म्ड दुअस्पा सियस्पा इन केस ऑफ सेलेक्ट मनसबदार। अब जहांगीर दुअस्पा सियस्पा ले आया। अब अकबर वाले जाट और सवार में आप देख रहे हैं सवार इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जाट, राइट, बट दुअस्पा सियस्पा में दुगना हो गया, राइट। सवार विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जाट, यानी किसी मनसबदार का अगर जाट 2000 है यानी उसको 2000 सैनिक मेंटेन करने हैं, थ्योरेटिकली उसको 2000 सैनिक मेंटेन करने हैं, लेकिन उसको 4000 घुड़सवार मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहां पर एएल श्रीवास्तव साहब ने जो डेफिनेशन दी है उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है ना। 2000 का मतलब है 2000 सैनिक इन टोटल, तो 4000 घुड़सवार कैसे हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर डेफिनेशन बदल जाती है दुअस्पा सियस्पा की। 2000 थ्योरेटिकली या कहने को 2000 बट 4000 मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। सो दुअस्पा सियस्पा का मतलब क्या है कि सवार जो है वो जाट के 2 गुना हो जाता है। सो दैट मीन्स उसको सैलरी 2000 जाट की ही मिल रही है, राइट। 2000 जाट है जिसका मतलब पुराने सिस्टम में उसको 2000 सैनिकों को मेंटेन करने की सैलरी मिल रही है। दैट मीन्स पर घोड़ा 2 रुपए मिल रहा है, यानी उसको 4000 रुपए मिल रहा है 2000 घोड़सवारों को मेंटेन करने का, ठीक है। ये 2000 जाट का मतलब है। लेकिन दुअस्पा सियस्पा सिस्टम में क्या है कि उसको सैलरी 2000 सैनिकों को मेंटेन करने की ही मिल रही है, लेकिन उसको करने 4000 सैनिक पड़ रहे हैं मेंटेन। सो दैट मीन्स यहां पर मनसबदारों को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है कुछ जगहों पर,
मनसबदार नाराज हो रहे हैं, जहांगीर से सवाल उठा रहे हैं, जहांगीर के पास पैसा देने को है नहीं, ठीक है, जहांगीर बदले में जागीर दे दे रहा है। यहां से जागीरदारी क्राइसिस शुरुआत हो जाती है। फिर शाहजहां ने जो है वो एक्स्ट्रा वेगेंस में इतना खर्चा कर दिया, ठीक है, आर्किटेक्चर पर इतना खर्चा कर दिया कि जहांगीर ने जो जागीरदारी सिस्टम को हल्का सा शुरू किया था, शाहजहां ने उसको तूल पकड़ा दी। दूसपा सीएसपा सिस्टम तो चल ही रहा है, राइट। तो सैलरी देने के बजाय जागीरें दे दी जाए। अब अकॉर्डिंग टू मनसबदारी सिस्टम ये जागीरें जो है वो हेरिडिटरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली ये क्या हो गई, जागीरें हेरिडिटरी, राइट। और इसी जागीरदारी सिस्टम को बंद करने के बजाय औरंगजेब ने और तेजी से बढ़ाया, क्योंकि दक्कन एक्सपीडिशन औरंगजेब का इतना महंगा पड़ा, उसे उसके खजाना इतना खाली हो गया, उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, तो उसने जागीरें दी और वो हेरिडिटरी करना पड़ा उसको मजबूरी में। यहां से ये जागीरदारी क्राइसिस जहांगीर के टाइम से शुरू होता है, दुइस्पा शीस्पा से, और औरंगजेब के टाइम वो इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी रेमेडी के लिए कुछ कर नहीं सकता। और ये कारण बनता है, एक बहुत बड़ा कारण बनता है फिर मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का। क्यों? क्योंकि मुगल जो मनसबदार हैं, जो बड़े बड़े मनसबदार हैं, जो बड़े बड़े गवर्नर्स हैं, वो अपने आप को आराम से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं लेटर मुगल पीरियड में, राइट, मतलब औरंगजेब के जाने के बाद। सो डिक्लाइन ऑफ मुगल समझाऊंगा, तो वहां पर मनसबदारी सिस्टम का ये जो फ्लॉ है, दुस्पा शीस्पा, ये किस तरह जागीरदारी क्राइसिस में मतलब डेवलप हो गया, हम समझेंगे। खैर, ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्शनल के लिए ज्यादा जरूरी है, ऑप्शनल के लिए जब हम तैयार करेंगे तो वहां पर लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, औरंगजेब कंटिन्यूड विद ऑल दीज चेंजेस एंड क्रिएटेड एन एडिशनल रैंक कॉल्ड मशरूत। एडिशनल रैंक, जाट सवार के अलावा मशरूत रैंक भी लेकर आया, जमीनें जिनको जागीर दी जा रही थी, राइट। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द सवार रैंक ऑफ मनसबदार टेम्पररली। सो मशरूत बेसिकली क्या है कि जाट 2000 होने के बाद दुस्पा शीस्पा में तो दुगना हो रहा है, सो 50% और इंक्रीज कर दो, 5000 कर दो सवार, लेकिन बदले में जागीर दे दो, राइट। सो देख रहे हैं आप, डिके होता जा रहा है मनसबदारी सिस्टम का, या जो अकबर ने जाट सवार सिस्टम क्रिएट किया था उसका डिके जहांगीर के टाइम से ही शुरू हो गया। सो अकबर के समय तक ही ठीक से काम किया मनसबदारी, उसके बाद मनसबदारी सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, मनसबदारी सिस्टम में जागीरदारी क्राइसिस इंट्रोड्यूस हो गया, मनसबदारों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, मनसबदारी में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। कुछ मनसबदार जो है मेहनत करके रैंक पकड़ रहे हैं, कुछ को मतलब करप्शन क्या बोलते हैं, कुछ सिफारिशी चले हुए हैं, कुछ रिश्वतों से चले हुए हैं, तो मनसबदारों में भी खींचतान हो गई। फिर कुछ मनसबदार जो है वो आपस में जुड़ गए, क्लब हो गए, मतलब मान लीजिए 2,500 या 5-5 हजार के 2-3 मनसबदार आपस में जुड़ जाते हैं, तो ठीक ठाक बड़ी सेना हो जाती है उनकी, और वो जो है वो रिबेल कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी रिबेलियन को कुचलने में फिर और खर्चा लगता है। तो दैट मीन्स मनसबदारी सिस्टम वाज एट स्टार्ट अ ब्लेसिंग, बट इट वाज नॉट सो, मतलब इतना जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहा अकबर के बाद के जो शासक रहे। खास तौर पर जहांगीर शाहजहां के समय तो चलो ठीक रहा, औरंगजेब के लिए बड़ी समस्या बनकर उभर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जहांगीर इंट्रोड्यूस, अच्छा ये पॉइंट हमने पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब एडेड वन अनदर डिडक्शन कॉल्ड खुराक ए दबाब। अब ये औरंगजेब ने एक और चीज, घोड़ों की खुराक भी मनसबदार अपनी जेब से देगा, टुवर्ड्स मीटिंग द कॉस्ट फॉर फीड ऑफ एनिमल्स इन इंपीरियल स्टेबल्स, ठीक है। घोड़ों की खुराक भी कौन दे रहा है? मनसबदार अपनी जेब से। खुराक के दबाव, ध्यान रखेंगे, टर्म इंपॉर्टेंट है। द मुगल्स प्रेफर टू हैव अ मिक्स्ड कंटिजेंट। अब मुगल्स आर्मी में जो है वो मिक्स्ड हुआ करती थी, किस तरह के? ईरानी है, तुर्रानी है, हिंदुस्तानी है, अफगानी है, राजपूत है, मुगल सोल्जर है। अब ईरानी कौन है? नाम सजेस्ट कर रहा है ईरान से। तुर्रानी कौन है? सेंट्रल एशियन, उनको तुर्रानी कहा जाता है, तुर रीजन के जो है, राइट, तुर्रानी है। उसके अलावा राजपूत हैं, अफगानी है, यहाँ से ईरानी, तुरानी और ईरानियों के बिल्कुल पड़ोस में अफगानी है, अफगानियों के पड़ोस में राजपूत है, ठीक है। मुगल्स जो है वो मंगोल डिसेंडेंट्स के हैं, वो तो भारत में पहुंचे ही हुए हैं। उसके अलावा अफगानी भारत में भी है, बंगाल वाली साइड, दक्षिण वाली साइड भी अफगानी भी है, तुर्की भी है दक्षिण वाली साइड, राइट। सो एक मिक्स बैंड थी मुगल सेना, और इसी तरह रखा भी जाता था ताकि लॉयल्टीज डेवलप ना हो जाए, यानी लॉयल्टीज ना डेवलप हो और गुटबंदी ना हो जाए सेना में, राइट, टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ एनी वन पर्टिकुलर ग्रुप। इसलिए मिक्स्ड सेना रखी जाती है। इसलिए जो क्या बोलते हैं उसको, जजिया है वो हटा भी दिया, क्योंकि सेना पूरी, मतलब मुगल क्या बोलते हैं, मुस्लिम संख्या है, लेकिन राजपूत भी तो है, इंडियंस भी तो है, अन्य, राइट।
ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर एंड हिज सक्सेसर्स a commander was expected to furnish 1/3 of his sawar rank in northern India, 1/4 of sawar rank in Deccan and 1/5 आउटसाइड इंडिया। तो मुगल सेना में 1/3 जो है वो सवार रैंक नॉर्थ इंडिया में रहनी चाहिए, 1/4 जो है वो उसकी साउथ इंडिया में रहनी चाहिए, और 1/5 जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या उससे बाहर सर्विस देनी चाहिए। किसी भी मतलब जो बड़े कमांडर हैं उनकी सेना से एक्सपेक्ट किया जाता था कि इस तरह वो अपनी सेना को बांट के रखेंगे, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रखेंगे ताकि गुटबंदी ना हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए कोई राजपूत मनसबदार है, उसका जो है वो 5,000 का क्या है, मतलब जाट सवार है उसका, राइट। सो दैट मीन्स 5,000 का 1/3 वो कहां रखेगा, नॉर्थ इंडिया में। 5,000 का 1/4 कहां रखेगा वो, साउथ मतलब दक्कन वाले रीजन में। और 5,000 का 1/5 वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रखेगा। दैट मीन्स एक ही कमांडर, उसकी सेनाएं बटी हुई हैं। इससे क्या है, सेना एक साथ नहीं रहेगी एक जगह पे तो गुटबंदी नहीं होगी। दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काफी सारे मनसबदारों की सेना रहती है, नॉर्थ इंडिया में काफी सारे मनसबदारों की मतलब सेना का कुछ हिस्सा कितना, 1/3 हिस्सा रहता है। सिमिलरली डेक्कन में काफी सारे मनसबदारों की सेनाओं का 1/4 हिस्सा रहता है। इससे क्या होता है, इससे मोनोपोली नहीं क्रिएट होती। तो काफी अच्छा सिस्टम है, काफी अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, अब पे एंड जागीर क्या है। पहले तो तनख्वाह कैश में दी जाती थी, फिर धीरे धीरे जागीरें दी जाने लगी, लेकिन जो हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली वो जागीरें हेरिडिटरी हो गई। द मनसबदार हैड टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ हिज सैलरी। पहले तो अपनी सैलरी से अपना एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। ही ऑल्सो हैड टू मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज, एलिफेंट्स, कैमल्स, म्यूल्स एंड कार्ट्स। तो ये तो उसके जाट और सवार रैंक से पता चल ही जाता है। म्यूल्स क्या होते हैं, खच्चर, ऊंट, और कार्ट्स मतलब हाथी, घोड़े, ये सब जो है मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। द मनसबदार वाज पेड हैंडसमली। अ मनसबदार ऑफ रैंक 5,000 कुड गेट अ सैलरी ऑफ 37,000। 5,000 के मनसबदार को 37,000 रुपया एक साल का मिल सकता है। सो 37,000 रुपया बहुत ज्यादा होता था उस समय, और एक रुपया जो है वो आज का 1 रुपया नहीं, मतलब सिल्वर कॉइन होता है वो, ठीक है। तो 37,000 सिल्वर कॉइन दिए जा सकते हैं, राइट। सो एक काफी बड़ी अमाउंट थी। लेकिन इसमें 5,000, मान लीजिए 5,000 में उसको 4,000 घोड़े मेंटेन करने हैं, ठीक है। मान लीजिए उसको 50 या 100 हाथी मेंटेन करने हैं, बाकी उसको 1,000 जो है वो सैनिक मेंटेन करने हैं, कई उसको खच्चर, तो ये सब खर्चा वहां से निकल रहा है 37,000 में से, राइट। लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा होता है उस समय के लिए। रफली द मनसबदार स्पेंट क्वार्टर इनकम ऑफ हिज सैलरी इन मेंटेनिंग हिज फोर्स। सो अपनी सैलरी का क्वार्टर हिस्सा फोर्स को मेंटेन करने में लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी अगर किसी का 37,000 है तो 8,000 के आसपास उसका किसमें लग जाएगा, 8,000 से कुछ ज्यादा उसका लग जाएगा फोर्स मेंटेन करने में, बाकी सभी उसका खुद का खर्चा, राइट। द मुगल मनसबदार वाज सेड टू बी द हाईएस्ट पेड ऑफिशियल इन होल वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे, यही समस्या बना भी, ठीक है। मुगल मनसबदार सबसे ज्यादा पेड ऑफिशियल था, इसलिए बड़े से बड़े रैंक पर जाना चाहते थे मनसबदार। बड़े से बड़े रैंक पर जाने के लिए उनको जो है वो जो मुमकिन था वो करना है उन्होंने। इससे करप्शन बढ़ा, ठीक है, और इवेंचुअली डिग्रेड हो गया मनसबदारी सिस्टम। इन सर्टेन केसेस मनसबदार वर असाइंड अ जागीर एंड नॉट पेड इन कैश। अब मान लीजिए कोई मनसबदार बहुत दूर है, राइट, मतलब मान लीजिए उसकी 1/3 सेना तो उसकी कहां पर है, नॉर्थ में ही है, लेकिन वो खुद दक्कन में है, और दक्कन तक कैश ले जाना मुश्किल काम है, बीच में लूटमारी हो सकती है ना। कैश को आप ले जाएंगे कारावान में तो एक तो आपको महंगा पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 1/3 उसकी सेना मेंटेन करने के लिए कैश नॉर्थ इंडिया में दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो उसको दक्कन में थोड़ा सा पैच ऑफ लैंड दे दिया कि उधर से जो रेवेन्यू निकल रहा है उससे तुम अपनी सैलरी निकालो, राइट। सो इसको कहा जाता है कि जागीर दे दी गई इन ल्यू ऑफ हिज सैलरी। तो आपको ना जमींदार और जागीरदार में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाया भी है पहले कि जमींदार जो है वो एसेंशियली मतलब ट्रेडिशनल लैंडेड अरिस्टोक्रेट हैं, और जागीर जो है वो दिया जाता है, मतलब जागीर जो है वो क्रिएटेड लैंडेड अरिस्टोक्रेट है, और जमींदार ट्रेडिशनल लैंडेड अरिस्टोक्रेट है, राइट। द मनसबदार ऑल्सो प्रेफर्ड दिस एज नॉर्मली देयर यूज्ड टू बी डिले इन पेमेंट ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेजरी। सो कैश पेमेंट आने में समय लगता है, क्योंकि टैक्स इकट्ठा होगा, मान लीजिए काइंड में मिला, फिर उसको बेचा जाएगा, फिर उससे पैसा आएगा, फिर वो पैसा
मतलब लेवल बाय लेवल जो है वो, मतलब लोअर लेवल से दीवान तक पहुंचेगा, फिर दीवान जो है वो आगे आवंटित करेगा उन पैसे को। तो इससे बढ़िया जागीर मिल जाए। देखिए, अगर ये पैच ऑफ लैंड है, इससे ओवर द मतलब लेयर बाय लेयर जो है वो जाकर कैश क्रिएट होगा, दीवान के पास जाएगा और फिर दीवान मनसबदार को देगा। जबकि मनसबदार के अगर पास ये जागीर हो तो यहां से निकलने वाला जितना ही प्रोडक्शन है डायरेक्ट उसको सैलरी मिल गई ना, राइट। सो मनसबदार प्रेफर करते थे कि जागीर मिले उन्हें, जिससे उनको सैलरी तुरंत मिल जाए और थोड़ा सा ज्यादा फायदा भी रहता है, जमीन रहती है तो पास में, राइट। लेकिन इसी वजह से जागीरदारी क्राइसिस शुरू भी हुआ, क्योंकि जब तक अकबर था तब तक उसने कंट्रोल्ड रखा जागीरों पर, उसने जागीर जो है वो परमानेंट या हेरिडिटरी नहीं होने दी, ठीक है। Receiving a jagir or land in lieu of salary also added to social prestige of the noble, क्योंकि अब वो जागीरदार हो जाता है ना। The Department of Revenue kept a register which showed the jama or assessed income of various areas, right? So ये जो जागीरें दी जाती थी उसका जमा जो है वो रखा जाता था ध्यान, लेकिन ओवर द पीरियड यही जागीरें हेरिडिटरी बन गई, ठीक है। अब चेक ऑन दी मनसबदार, मनसबदार की शक्ति पर कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है। जिसके अंडर 5000 घोड़े हों वो कभी भी रिबेल कर सकता है, मतलब 5000 घुड़सवार हैं जिसके अंदर। और देखिए, मान लीजिए कोई राजपूत सैनिक है, कोई राजपूत राजा है, तो मोस्टली उसकी जो सेना है वो उसके खुद के राजपूत सैनिक होंगे। लेकिन उसकी सेना में, मतलब मान लीजिए किसी को कोई राजपूत राजा है, उसको अकबर ने हराया, लेकिन हराकर उसको रीइंस्टेट कर दिया एज अ मनसबदार और 5000 का मनसब दे दिया। तो उसके 5000 की सेना में ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, ठीक है, अफगानी, राजपूत और मतलब ये सारे सैनिक होंगे, है ना, एक मिक्स होगी उसकी सेना। लेकिन उसके खुद के राजपूत सैनिक भी होंगे उसमें, राइट। और वो बाकियों को भी अपनी साइड कर सकता है क्योंकि अल्टीमेटली है तो कमांड में उसी के। सो दैट मीन्स लॉयलिटी सेना की किसके लिए है, या ट्रूपर्स जो है उनकी लॉयलिटी अपने मनसबदार के प्रति है, सुल्तान या शाह के प्रति बाद में, या बादशाह के प्रति बाद में। सो दैट मीन्स मनसबदार रिबेल कर सकता है। लेकिन ये जो मिक्स बैंड सेना है ये बटी रहती है ना, 1/3 एक जगह, 1/4 एक जगह, 1/5 एक जगह, ठीक है। सो चेक्स और मेजर्स तो थे, बट स्टिल इवेंचुअली रिबिलियन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी मनसबदार केप्ट अ डिस्क्रिप्टिव रोल और चेहरा ऑफ हिज ट्रूपर। तो दाग और चेहरे वाला सिस्टम, दाग चेहरा हुलिया वाला सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी से शुरू है, अकबर तक कंटिन्यूड है, राइट। देयर वाज आल्सो अ दाग सिस्टम वेयर एवरी हॉर्स हैड 2 ब्रांड्स, इंपीरियल साइन एंड फर्स्ट 2 वर्ड्स ऑफ हिज कमांडर। अब यहां पर जो है वो देखिए बहुत धोखाधड़ी हुआ करती थी। मान लीजिए 2 राजपूत सैनिक हैं, 2 राजपूत मनसबदार हैं, एक के पास 2000 का मनसब है, एक के पास 2500 का मनसब है। तो यहां पर करप्शन देखिए किस तरह करते हैं, ठीक है। जिसके पास 2500 का मनसब है ना, उसने क्या किया, अपना एक बार चेक करवा लिया, मतलब अपने घोड़ों पर उसने दाग लगवा लिया और फिर यही घोड़े उसने इसको दे दिए, राइट। प्रॉक्सी लगा दी, प्रॉक्सी लग रही है, समझ रहे हैं आप। सो दूसरे मनसबदार ने 2000 घोड़े मेंटेन नहीं किए, मान लीजिए उसने केवल 1000 घोड़े मेंटेन किए, 1000 घोड़े उसने अपने साथी मनसबदार के ले लिए और दिखा दिया कि जी हाँ हमारे पास तो 2000 घोड़े हैं। अब इसको चेक करने के लिए क्या किया गया कि घोड़ों पर 2 ब्रांडिंग की गई। एक तो निशान लगाया गया कि मुगल सेना के घोड़े हैं, दूसरा निशान लगाया गया कि किस मनसबदार के घोड़े हैं, राइट। तो इससे जो है वो मतलब ये प्रॉक्सी ना लग सके घोड़ों की। द एम्परर यूज्ड टू रिव्यू हिज कंटिजेंट वंस अ ईयर। तो हर साल जो है वो एम्परर रिव्यू करता था कि घोड़ों का क्या हाल है। इफ द दाग सिस्टम वर्कड बैडली द स्टेट यूज्ड टू सफर, क्योंकि कैवलरी के आधार पर ही सेना चल रही है, घुड़सवारों के आधार पर ही ये पूरी मंगोल तिमूरी सेना जो है ना, वो हॉर्स माउंटेड लाइट कैवलरी आर्चर्स जो है वो उन्हीं के दम पर चल रही है उनकी सेना, ठीक है। सो घोड़े उनके लिए क्रूशियल हैं। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंडीड अ कॉम्प्लेक्स वन। आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटीज मनसबदारी सिस्टम की समझ आई होंगी। देयर वॉज वन इंपीरियल सर्विस बोथ मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स, राइट। ये एक इंपीरियल सर्विस है, इंपीरियल सिविल सर्विस है ये बेसिकली, जिसमें दोनों मिलिट्री और सिविल अथॉरिटी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, सूबेदार लेवल पर 2 तरह के मनसबदार हैं। पहला जो सूबेदार है उसके पास मिलिट्री एज वेल एज सिविल अथॉरिटी है एक्सेप्ट फाइनेंस, और उसी के पैरेलल में दीवान बैठ रहा है जिसके पास मिलिट्री और सिविल अथॉरिटी है बट ओनली फाइनेंस। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया।
एन ऑफिसर कुड बी ट्रांसफर्ड एट अ शॉर्ट नोटिस टू एन एंटायर न्यू अपॉइंटमेंट। सो ट्रांसफर होती रहती थी लगातार, ठीक है, किसी को एक जगह पर ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया जाता था ताकि रीजनल लॉयल्टीज ना डेवलप हो, राइट। Birbal, the famous wit of Akbar's court, had spent many years at the imperial court, but he was given military assignment on the northwest frontier where he died fighting. पहाड़ी राजाओं को कंट्रोल करना है बीरबल का काम, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बीरबल की फिर फाइनली मृत्यु भी हुई, ठीक है। अबुल फजल की बात करें, अ लिटरेरी लुमिनरी एंड अकबर्स बायोग्राफर, कंडक्टेड मिलिट्री ऑपरेशंस इन द डेक्कन। सो सबके लिए, सबके पास मिलिट्री अथॉरिटी, देख रहे हैं आप। अबुल फजल जो कि अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन है, उसको दक्कन में मिलिट्री जो है वो फंक्शन निभाने पड़ रहे हैं। अंडर अकबर मनसबदारी सिस्टम वाज नॉट हेरिडिटरी, ध्यान रखेंगे, अंडर अकबर हेरिडिटरी नहीं है। जहांगीर के बाद शाहजहां के समय से हेरिडिटरी होना शुरू हो गया। ही अपॉइंटेड ओनली मैन ऑफ मेरिट, काबिल व्यक्ति को, लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी तो चलती होगी कहीं ना कहीं, बट स्टिल हायर रैंक तक तो काबिल व्यक्ति ही पहुंचते होंगे। अहाड़ी बन जाएगा, कोई 100-50 का मनसब बन जाएगा, लेकिन जो बड़े मनसबदार हैं वो अपनी कुशलता पर ही पहुंच रहे हैं, राइट। एज टाइम पास द सिस्टम टेंडेड टू बिकम हेरिडिटरी एंड वर्कड टू डिसएडवांटेज ऑफ एम्पायर। अकबर के समय ठीक रहा, जहांगीर के समय भी तक भी ठीक रहा, शाहजहां के समय से धीरे धीरे जागीरदारी क्राइसिस ने बड़ा रूप लेना शुरू किया, राइट। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मनसबदारी सिस्टम देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा मेरिट में, मनसबदारी सिस्टम वर्कड इफेक्टिवली एज लॉन्ग एज एम्परर वाज पावरफुल एंड सर्व्ड बाय हाईली कंपिटेंट वजीर। तो मनसबदारी सिस्टम में डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम इट्स बादशाह। अगर बादशाह मजबूत है, अकबर जैसा बादशाह है, तो मनसबदारी सिस्टम चलता रहेगा। अकबर के वजीर अबुल फजल टोडरमल साहब जैसे अगर वजीर या वकील या दीवान है, तब तक मनसबदारी सिस्टम कुशलता से चलेगा। मान सिंह जैसे बहादुर सैनिक है, तब तक मनसबदारी सिस्टम कुशलता से चलेगा। लेकिन जहांगीर जैसे मतलब पार्शियली इनकॉम्पिटेंट, समझ रहे हैं आप। बाबर मजबूत था इसलिए हुमायूं भोगविलास में पड़ा हुआ था, अकबर मजबूत था इसीलिए जीवन भर जो है वो जहांगीर भोगविलास में पड़ा रहा, इसलिए बादशाह बनने के बाद भी नशे पत्तों से आजादी उनको नहीं मिली, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कि अगर कमजोर है शासक तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो क्या बनना शुरू हो जाता है, जागीरदारी क्राइसिस के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। द नोबिलिटी रिमेन्ड लॉयल व्हेन देयर सर्विस वर रिवॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। अब अकबर ने सर्विसेज मतलब अकबर ने ध्यान रखी हुई थी, और अकबर के पूरे जो नॉट जस्ट अकबर लेकिन उसके सारे जो कोर्ट के मतलब इंपॉर्टेंट जो उसके नवरत्न है ना, वो ध्यान रखते थे कि अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड किया जाए, नहीं बांध के रखा जाए, खुश रखा जाए। मेजोरिटी को खुश रखने के लिए पैसा लगता है और लगाया गया पैसा वो, राइट। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो है वो, क्योंकि अकबर के जाने के बाद या अकबर के रहते रहते भी बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया था मनसबदारी सिस्टम, और इवेंचुअली धीरे धीरे मनसबदारों ने अकबर की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की काट जो है वो मतलब ढूंढ ली थी कि कैसे जो है वो काटा जा सकता है सिस्टम को, है ना। फिर करप्शन फिर भी कैसे किया जा सकता है, और जहांगीर और फिर शाहजहां उस मनसबदारी सिस्टम में उस करप्शन को इरेडिकेट नहीं कर सके, उल्टा उन्होंने और तूल दी। व्हेन merit was recognized, the system functioned well as the right men were chosen for right job, right. It was with the help of mansabdars that the Mughal emperors built and administered the vast empire. Mansabdari system proved helpful in removing the defects inherent in Jagirdari system. So mansabdari system ने जागीरदारी सिस्टम को हटाया, यानी सेंट्रलाइज किया अथॉरिटी को, लेकिन मनसबदारी सिस्टम ही फिर जागीरदारी सिस्टम बन गया। तो क्या यह कहना सही रहेगा कि दैट फ्यूडलिज्म कम्स नेचुरल टू इंडिया? ये ऑप्शनल के लिए सवाल है, ठीक है, सोचिए इस बारे में। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विद मनसबदार्स रिसीविंग सैलरीज फ्रॉम एम्परर दे वर मोर लॉयल एंड चांसेस ऑफ देयर रिवोल्ट वर मिनिमाइज्ड। सो मनसबदारों को सैलरी एम्परर दे रहा है, सेंट्रल ट्रेजरी से आ रही है, ठीक है। सैलरी के साथ साथ जो है वो बादशाह मतलब उनको गिफ्ट्स भी दे रहा है और पर्सनल कनेक्शन रख रहा है मनसबदार के साथ। सो मनसबदार जो है वो अपने आप को सेंटर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ है, राइट। बाय रेगुलेटिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस एंड हॉर्समैन मिलिट्री एफिशिएंसी इंक्रीज्ड। दाग सिस्टम में 2 दाग लगाने से हॉर्सेस की जो है वो प्रॉक्सी लगनी बंद हुई।
द एंटायर लैंड बिकेम स्टेट लैंड एंड ऑफिशियल रियलाइज द रेवेन्यू ड्रॉन फ्रॉम इट। जहां जहां तक, अब नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का इंडियनाइजेशन बेटर तरीके से हुआ। क्यों? क्योंकि वो गांव गांव तक पहुंचे। जो दिल्ली सल्तनत का जो इक्तेदारी सिस्टम है ना, वो गांव गांव तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जो ढाईशाला सिस्टम है वो गांव गांव तक पहुंचा। आगे बताऊंगा कैसे, राइट। और गांव गांव से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करा गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले टॉपिक में, कि ग्रामीण लेवल पर डायरकी नहीं थी। ग्रामीण लेवल पर जो मतलब मान लीजिए चलो फटेदार है, या उसके अलावा पटवारी है, राइट, या जो चौकीदार है ग्रामीण लेवल का, वो सब जो है वो सेमी ऑफिशियल हुआ करते थे, गांव से चूज किए जाते थे, राइट। और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेज के लोगों पर ही छोड़ा हुआ है, कि तुम ही जो है वो अपनी मतलब डिस्क्रिप्शन पर चलाओ अपना एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट मीन्स यहां पर, और लेकिन रायतवाड़ी सिस्टम है, देयर इज नो मिडल मैन। जो भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है वो आमिल के पास पहुंच रहा है, राइट। आमिल आमिल गुजार के पास पहुंचा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये कि कोई बीच में मतलब बिचौलिया नहीं है, जनता से डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा भी किया जा रहा है, लेकिन जनता को ऐसा भी नहीं लग रहा कि उनको मतलब कोई बाहरी शक्ति जो है वो उनसे टैक्स इकट्ठा कर रही है, क्योंकि उन्हीं के लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है उनसे टैक्स इकट्ठा करने के लिए, राइट। सो यहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया की रूट्स तक पहुंच सका, यानी गांवों तक पहुंच सका। इनिशियली द सिस्टम वॉज नॉट हेरिडिटरी, अ मनसब वॉज गिवन टू एन ऑफिशियल on the basis of merit and could be enhanced or lowered, but eventually it did become hereditary। तो मैंने आपको बताया ही, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिमेरिट क्या क्या है। डिमेरिट्स आएंगे सबसे पहले तो, कि दैट इट इवेंचुअली डिड बिकम हेरिडिटरी, राइट। द ट्रूप्स वर मोर लॉयल टू देयर इमीडिएट मास्टर द मनसबदार देन टू द किंग, सिंस द मनसबदार रिक्रूटेड एंड पेड देम। अब जो सैनिक है वो मनसबदार के लॉयल थे। क्यों? क्योंकि मनसबदार ही उनको तनख्वाह देता था। मनसबदार को तनख्वाह शाह दे रहा है ना, बादशाह दे रहा है, लेकिन मनसबदार सैनिकों को तनख्वाह दे रहा है। तो जो ट्रूप्स हैं, जो कैवलरी है, वो मनसबदार के कंट्रोल में रहा करती। द सिस्टम प्रूव्ड वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई सैलरीज पेड टू द मनसबदार। अब मनसबदारों की सैलरी बहुत ज्यादा, तो ट्रेजरी पर प्रेशर उससे। अकबर ने तो वो प्रेशर मेंटेन किया, जहांगीर ने भी ऑलमोस्ट वो प्रेशर मेंटेन किया, लेकिन शाहजहां ने जो इधर उधर खर्चा कर दिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा, मनसबदारों को बदले में उसने जागीरें दे दी। वहां से जागीरदारी केसेस जो है वो शुरू हो गया या बढ़ गया। If the Mansabdar happened to raise his banner of revolt against the emperor, his troops were likely to follow him। अब मनसबदार ही ट्रूप्स को सैलरी दे रहा है, तो अगर मनसबदार रिवॉल्ट कर रहा है तो ट्रूप्स भी रिवॉल्ट कर देंगे। तो मतलब अगर एक मनसबदार रिवॉल्ट कर रहा है, उसका जाट 5,000 है, तो 5,000 सैनिक उसके खिलाफ, मतलब बादशाह के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो अच्छा खासा रिवॉल्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक अकेला मनसबदार रिवॉल्ट करता है, 2-3 मनसबदार मिलकर रिवॉल्ट करेंगे फिर, राइट। Dishonest mansabdars and officials used to ally together during the inspection, borrowed horses from one another and shot their full quota। अब देखिए, मनसबदार एक दूसरे के साथ जुड़कर घोड़े बोरो करके अपना कोटा पूरा दिखा देते थे। There was no uniformity in training or equipping soldiers। ट्रेनिंग और इक्विपिंग में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मैंने बोला ना, सेना यूनिफॉर्म नहीं थी, वो तो जानकर रखा जाता था ताकि मोनोपोली ना क्रिएट हो। They were not properly disciplined, they were not organized in any special regiments। स्पेशल रेजिमेंट्स नहीं बनती थी कि रानियों की अलग तुरानियों की अलग, नहीं, मिक्स सेना है, राइट। और सेना को ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही थी, राइट। अब प्रॉब्लम यही है, तिमूरी सेना या मंगोल, या मतलब क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि जो तुर्की स्टाइल की जो सेनाएं हैं, या जो सेंट्रल एशियाटिक सेनाएं हैं, वो हाईली डिसिप्लिन्ड हैं, और उस डिसिप्लिन की वजह से ही मंगोल एम्पायर इतने बड़े लेवल पर फैला। लेकिन मुगल सेना, अब ध्यान रखिएगा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने आपको बोला था सबसे कमजोर कड़ी मुगल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये कमजोर कड़ी का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सेना, जबकि सेनाएं बड़ी थी, सेनाएं वेल इक्विप्ड भी नहीं थी और वेल डिसिप्लिन्ड भी नहीं थी, लेकिन अपने जो कंपटीशन है, जो मुगल्स का कंपटीशन था उस समय, जो भी कंपटीशन था, उनसे तो बेटर ही थी स्टिल। लेकिन जो फॉरेनर्स आए उनके मुकाबले के नहीं थे ना, मतलब सी में, समुद्र में पुर्तगालियों का सामना नहीं कर सकती थी मुगल सेना, जमीन पर उनको छोड़ेगी नहीं। इट वॉज लेफ्ट टू द मनसबदार टू ऑर्गेनाइज देम, नथिंग मच वॉज डन टू अपग्रेड द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री अभी भी भाले तीर तलवारों से लड़ रहे थे, जबकि मस्केट्स बंदूकें आ चुकी थी, और ज्यादा बड़े लेवल पर बंदूकें वेस्टर्न तर्ज पर उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, राइट, क्योंकि इन्फेंट्री की सैलरी भी कम हुआ करती।
Since the property of mansabdar was to be confiscated by state after their deaths, they tended to spend lavishly during their lifetimes. Right? अब मनसबदार के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी क्योंकि हेरिडिटरी नहीं है, इसलिए मनसबदार सोचते थे कि जो भी कमाया है वो उड़ा दो। तो यहाँ से मनसबदार लेविश लाइफस्टाइल में पड़ जाता है। अब वो लेविश लाइफस्टाइल में पड़ जाएगा, मतलब रात को लेट सोएगा, वो नाच गाकर सुबह लेट उठेगा, तो वो सेना को कब पीटी पर ले जाएगा, कब सेना को वो मतलब हंटिंग एक्सपीडिशन पर ले जाएगा, डिसिप्लिन में रखेगा। समझ रहे हैं? तो इससे इनडिसिप्लिन फैलता है सेना के अंदर। दिस करप्टेड मोरालिटी एंड हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एफिशिएंसी। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आती है दाखिल और आहाड़ी कौन है। अब मुगल बादशाह जानता था ये बात कि मनसबदार जो है वो सेना को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मुगल बादशाह ने अपनी तरह से क्या किया, मुगल बादशाह ने दाखिल करवाया, दाखिली करवाई। दाखिली किनकी करवाई? मुगल बादशाह ने अपनी तरफ से मनसबदार के अंडर सैनिक रखे। ठीक है, बिसाइड्स द मनसबदार देयर वर सर्टेन अदर सोल्जर्स कॉल्ड दाखिल्स एंड अहाडीज। द दाखिल्स were those soldiers who were recruited on behalf of emperor but were put under the charge of mansabdar. So mansabdar सैलरी नहीं दे रहा, एम्परर सैलरी दे रहा है, लेकिन मनसबदार के अंडर रखा जाएगा। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ चेक ऑन मनसबदार, राइट? मनसबदार की सेना पर, मनसबदार पर चेक है किसका? सेंटर का। सो बेसिकली आईपीएस ऑफिसर आ गई है। ठीक है, अहाड़ी कौन है? तो मैंने आपको बताया ही, ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, रॉयल लिनिएज के या प्रोमिनेंस के ऐसे शासक या मतलब ऐसे एरिस्टोक्रेट जिनको मनसबदारी नहीं मिली, मनसब नहीं मिला, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया, उनको आहाड़ी बना दिया जाता है, राइट? द आहाडीज वर सोल्जर्स ऑफ एम्परर, और उनको ऐसी मतलब उनको बहलाने फुसलाने के लिए अच्छी पोस्ट दे देती है, उनको दीवाने आम दीवाने खास में रिक्रूट कर दिया जाएगा, बादशाह के आसपास चलने के लिए मतलब उनको एम्प्लॉय कर दिया जाएगा, राइट? They were looked after the Diwan and the Bakshi. They were recruited, trained and disciplined and maintained on behalf of emperor. They were paid well. आहाड़ियों को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। ठीक है, मतलब आईने अकबरी में क्या लिखा गया है कि 500 रुपए तक मिलता था उन्हें। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन उनको 500 रुपए तक मिल रहा है, यानी साल का उनको कितना मिला? 6000, जबकि मनसबदार को साल का मिल रहा है लगभग 30-37 हजार रुपए। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मनसबदारी सिस्टम आपको समझ आ गया, मनसबदारी के मेरिट्स डिमेरिट्स हमने देख लिए, राइट? अब बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि ढांचाला सिस्टम देखते हैं कैसे डेवलप हुआ। अब इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया, लैंड रेवेन्यू हैज ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम, राइट? एग्रीकल्चरल इंडिया कंट्री है इंडिया आज भी तब भी, और लैंड रेवेन्यू ही जड़ है, और मनसबदारी सिस्टम को मेंटेन करके रखना है कि यानी कि रेवेन्यू स्ट्रांग होना चाहिए, और रेवेन्यू स्ट्रांग होने के लिए यानी कि रूट्स तक पहुंचना जरूरी है, यानी कि गांव लेवल तक जो है वो गांव लेवल से टैक्स इकट्ठा करना है। ठीक है, लैंड का प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, लैंड को प्रॉपर जो है वो बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में अलग अलग तरह की टेरेन्स हैं, तो उनको अलग अलग तरह के मतलब सब जगहों पर आप एक ही तरीके का लैंड असेसमेंट अगर लगा देंगे तो घट जाएगी प्रोडक्टिविटी। मान लीजिए अब जैसे जो टैक्सेस हैं ना, टैक्सेस की बात करें, अगर आप दिल्ली आगरा शहर के टैक्सेस को अगर आप किसी मतलब विलेज एरिया में लगाते हैं, मान लीजिए अगर आप राजस्थान जैसे या मध्य प्रदेश जैसे लो प्रोडक्शन मतलब कंपैरेटिवली दिल्ली द्वाब से कंपैरेटिवली लो प्रोडक्शन वाले एरिया में अगर आप दिल्ली द्वाब वाले टैक्सेस लगा देंगे तो वहां की जनता तो भड़क जाएगी ना। दैट मीन्स रीजन के हिसाब से मतलब रीजन टू रीजन जो है वो कैलकुलेट करना जरूरी है कि वहां से कितना प्रोडक्शन निकलता है, किस क्वालिटी का प्रोडक्शन निकलता है, तो उसी तरीके का टैक्स वहां पर लगाया जाए, राइट? यही ढांचाला सिस्टम में हुआ। देखते हैं क्या। Though the Mughal government had other sources of income such as customs, mint, inheritance, plunder, tribute, etc., but land revenue was the main source of income. Other sources क्या क्या है कि जो कस्टम से निकल रहा है, जो सिक्कों से निकल रहा है, जो इनहेरिटेंस है, पुरानी प्रॉपर्टी है, जो लूट हो रही है, जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन्हें, वहां सबसे पैसा आ रहा है मुगल्स को, लेकिन लैंड रेवेन्यू स्टिल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स है। शेर शाह was the first ruler of Hindustan who introduced far-reaching revenue reforms which were beneficial to the state as well as people. बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने काम किए, लेकिन शेर शाह ने बड़े लेवल पर चेंजेस लाया। ठीक है, और अकबर बेस्ड हिज रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रिंसिपल लेड डाउन बाय शेर शाह एंड इंट्रोड्यूस सर्टेन इनोवेशंस टू इंप्रूव। सो शेर शाह ने शुरू किया और अकबर ने उन्हें इंप्रूव किया। ठीक है, ये ट्रेंड चला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में।
अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ अकबर्स रेवेन्यू पॉलिसी क्या हुई। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है लैंड टेरेन के हिसाब से, राइट। सो इस प्रॉब्लम को कैसे निपटा, इस प्रॉब्लम से और ज्यादा से ज्यादा मतलब एफिशिएंटली कैसे जो है वो रेवेन्यू निकाला जा सकता है, इसके लिए अकबर ने क्या किया, राइट। देखते हैं। अबुल फजल्स आईने अकबरी डिस्क्राइब्स इन डिटेल द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सो मनसबदारी सिस्टम के बारे में भी कहां से पता चल रहा है, आईने अकबरी। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, आईने अकबरी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। On his accession, Akbar had followed Sher Shah's system by which cultivated area was measured and central schedule दस्तूर अमल was drawn up. So जब अकबर शक्ति में आया तो शेर शाह सूरी का सिस्टम उसने अपनाया और दस्तूर ए अमल, अमल जो है वो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, टैक्स कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है, अमल अमल। सो जो दस्तूर चला आ रहा है टैक्स कलेक्शन में उसी को ही फॉलो किया, सेंट्रल शेड्यूल था वो, ठीक है। इट फिक्स क्रॉप वाज ड्यू टू इट फिक्स्ड क्रॉप वाइज ड्यू टू पेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, राइट। और ये बेसिकली क्या है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी किस तरह है, तो मैंने आपको बताया था ना शेर शाह सूरी गुड बैड और एवरेज लैंड में जो है वो बांटा हुआ था, ठीक है, मतलब उससे पहले से ही बटा हुआ था। तो उस मतलब गुड बैड और एवरेज लैंड से जो है वो निकलने वाला जो टैक्स है उस हिसाब से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। दैट वाज दस्तूर अमल, वो चला आ रहा था, उसी को अकबर ने फॉलो किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल अ सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइसेस वाज ड्रॉन अप। अकबर डिस्कवर्ड दैट दिस फिक्सिंग ऑफ सेंट्रल शेड्यूल हैड सम लिमिटेशंस। देखिएगा, अब ना सेंट्रल शेड्यूल मतलब कि किस शेड्यूल से टैक्स लिया जाएगा, यानी कि पर बीघा किस क्रॉप का कितना जो है वो टैक्स देना पड़े, एक्सक्यूज मी, दिस वाज सेंट्रल शेड्यूल। और ये सेंट्रल शेड्यूल जो है वो शेर शाह सूरी के टाइम से डेवलप था। और सेंट्रल शेड्यूल होने का मतलब कि एक ही शेड्यूल है पूरे राज्य में, पूरे एम्पायर में वही चलेगा। अब अकबर को समझ आया कि नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि दिल्ली दुआब के लिए प्रोडक्शन के रेट्स अलग हैं, राजस्थान के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, पहाड़ी राज्यों के लिए अलग है, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेशंस है, वन वाज इट रिजल्टेड इन डिले एंड आल्सो इट कॉज्ड हार्डशिप टू द फार्मर। The farmer ended parting with more produce because of the price fixed were generally prevailing in imperial court, which were higher than that of countryside. तो जो टैक्स के जो रेवेन्यू मतलब किया जाएगा अवेल, या रेवेन्यू जो रियलाइज किया जाएगा, वो रेट इंपीरियल सिटीज जैसे दिल्ली और आगरा की जो सिटीज है वहां के हिसाब से फिक्स किया जाता है। और यही तो है सेंट्रल शेड्यूल, राइट। और जो गांव का एरिया वहां के रेट बहुत ज्यादा कम है, तो इससे जो है वो मतलब अगर मान लीजिए अगर 1/3 भी देना है, लेकिन उस 1/3 को प्रोक्योर करने के लिए ऐसा हो जाता है कि 1/4 या उससे भी ज्यादा हिस्सा, सॉरी हाफ या उससे भी ज्यादा हिस्सा जो है वो कई जगहों पर किसानों को देना पड़ रहा है, ताकि सेंट्रल शेड्यूल के जो रेट्स हैं उसको मैच किया जा सके। तो अकबर को लगा कि ये तो समस्या है, राइट। समस्या समझ आई ना आपको कि सेंटर में रेट ज्यादा है और कंट्री साइड में कम है, और सेंटर के रेट के हिसाब से कंट्री साइड वालों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से फार्मर्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, गांव के फार्मर्स को। अकबर इंट्रोड्यूस सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कई एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर फाइनली टोडरमल का जो ढांचाला सिस्टम है वो सबसे इफेक्टिव रहा। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग डायरेक्ट रिलेशंस विद कल्टिवेटर, तो रायतवाड़ी सिस्टम एस्टेब्लिश करने में अकबर इंटरेस्टेड था। It was difficult to introduce a uniform system throughout the empire due to practical problems such as nature of crops, fertility of land. So एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना ही समस्या था ना, लेकिन शेर शाह सूरी का जो सेंट्रल शेड्यूल था वो यूनिफॉर्म तो था, लेकिन वो मतलब मान लीजिए दिल्ली दुआब वाले जो कृषक हैं वो तो दे देंगे, लेकिन राजस्थान वाले क्या करेंगे जहां पर प्रोडक्शन कम है, उनको तो उतना ही देना पड़ेगा जितना दिल्ली दुआब वाले दे रहे हैं, राइट। यही तो सेंट्रल शेड्यूल का मतलब है ना, सभी के लिए बराबर। तो सभी के लिए बराबर नहीं हो सकता, ऐसे में क्या किया जाए, अकबर रिवाइज्ड शेर शाह सिस्टम। ऐसे में अकबर ने शेर शाह का सिस्टम रिवाइज किया। क्या किया, इन 1560 अकबर मेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय अपॉइंटिंग ख्वाजा अब्दुल मजीद खान एज वजीर फॉर इंप्रूविंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले अकबर को समझ आया 1560 में शेर शाह का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अकबर ने ख्वाजा अब्दुल मजीद खान को वजीर बनाया, टोडरमल बहुत बाद में आएंगे अभी, ठीक है। और इनको कहा गया कि रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करो। इन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट रेवेन्यू इन कैश एंड फिक्स्ड हायर अमाउंट,
फिक्स्ड अ हायर अमाउंट विच द फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे एंड वर डिससेटिस्फाइड। अब इसने बिल्कुल उल्टा काम कर दिया, इसने कैश फिक्स्ड कर दिया कि कैश में दो। अब कैश में देने के लिए फार्मर को बेचना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि फार्मर को हमेशा बढ़िया ही दाम मिले, कभी उसको बेकार दाम भी मिलेगा, लेकिन कभी उसको मतलब कम दाम भी मिलेगा अपनी क्रॉप का, लेकिन उसको टैक्स तो उतना ही देना है जितना फिक्स हो गया, और वो भी कैश में। ऐसे में किसान जो है वो हो गए डिससेटिस्फाई। अब अकबर ने फिर इसको बदला कि नहीं ख्वाजा साहब आपने काम ठीक नहीं किया। 1563 में अकबर अपॉइंटेड आइतमाद खां एज दीवान इन चार्ज ऑफ खालसा लैंड। खालसा यानी कि जो स्टेट होल्डिंग है। अब अकबर ने पहले खालसा लैंड पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि पहले मैं खालसा लैंड पर देखता हूं कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जनता पर अपॉइंट करूंगा, मतलब लगाऊंगा उस पॉलिसी को, राइट। ही सेपरेटेड खालसा लैंड फ्रॉम जागीर लैंड्स। He divided Khalsa lands in revenue divisions, each giving a revenue of 1 crore of दाम annually। उसने पूरे एम्पायर की खालसा लैंड को अलग कर दिया, और जिसमें से उसने फिक्स कर दिया कि 1 करोड़ जो है वो दाम निकलना है, और जो अफसर ये करोड़ दाम रियलाइज कर रहा है उस खालसा लैंड से, उसको कहा गया करोड़ी। तो आपने कई जगहों पर करोड़ी मल या करोड़ी टाइटल जो है वो लोगों के सुने होंगे, तो वो बेसिकली अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो मतलब रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर है, राइट। द ऑफिसर ऑफ ईच डिवीजन केम टू बी नोन एज करोड़ी। इन 1564 मुजफ्फर खां वाज अपॉइंटेड एज दीवाने कुल। अब उसके बाद तीसरा 1564 में मुजफ्फर खां को अपॉइंट किया गया। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए देखते हैं, मतलब इन्होंने कंटिन्यू रखा, राइट, अप टिल राजा टोडरमल आए, ठीक है। और राजा टोडरमल अपना बंदोबस्त लेकर आए। देखते हैं राजा टोडरमल का क्या बंदोबस्त था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात 1573 अकबर चोज राजा टोडरमल टू इंट्रोड्यूस रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन द प्रोविंस। राजा टोडरमल ने कुछ पहले जो है वो सलाह दी भी थी, कुछ पहले सजेशंस दिए भी थे, अकबर ने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था उन्हें, लेकिन फिर राजा टोडरमल की सलाह जो है वो अकबर को बढ़िया लगी। अकबर ने कहा कि चलो तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा संभाल लो और करके दिखाओ, ठीक है। टोडरमल अंडरटूक अ रेगुलर सर्वे ऑफ लैंड एंड असेसमेंट एंड वाज मेड विद रेफरेंस टू द एरिया एंड क्वालिटी ऑफ लैंड। टोडरमल ने सबसे पहला काम किया, उसने लैंड असेसमेंट किया, उसने पूरा रिव्यू किया कि कहां से कितना रेवेन्यू निकलता है बीघा बाय बीघा, राइट। द जागीर्स वर कन्वर्टेड इनटू क्राउन लैंड। मैक्सिमम जागीरों को उसने क्राउन लैंड, खलीसा लैंड में कन्वर्ट करने का काम किया, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सेंटर की तरफ बढ़े, राइट। नेक्स्ट, द होल ऑफ द एम्पायर एज इट देन एग्जिस्टेड वाज डिवाइडेड इनटू 182 परगना। सभी पूरे एम्पायर को उसने 182 परगने में बांट दिया। द यील्ड ऑफ ईच परगना वाज, और हर परगने में से 1 करोड़ दाम जो है वो यील्ड फिक्स कर दिया, ठीक है। और वो कौन रियलाइज करेगा, वो 1 करोड़ ही रियलाइज करेगा, है ना, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 2.5 लाख। सो आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपया में 40 दाम होते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ दाम जो है वो अराउंड 2.5 लाख रुपया बनेगा। तो हर मनसब से, हर परगने से 2.5 लाख रुपया जो है वो हर साल का रियलाइज होना चाहिए, राइट। द ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू कलेक्ट दिस रेवेन्यू वर कॉल्ड करोड़ी। तो ध्यान रखेंगे आप, 2.5 लाख रुपया और 1 करोड़ दाम। टू पुट इनटू इफेक्ट द रेवेन्यू रिफॉर्म्स अकबर अपॉइंटेड टोडरमल एज दीवान एंड ख्वाजा शाह मंसूर एज इज डेप्यूटी। ध्यान रखेंगे, ढाशाला सिस्टम डेवलप करने में टोडरमल का साथ ख्वाजा शाह मंसूर ने भी दिया है। टोडरमल लेड डाउन द बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। कैसे देखिएगा, मेजर स्टेप्स टेकन बाय टोडरमल क्या है। तो ये तो अल्टीमेट रिजल्ट निकला ना कि 189 पर जब उसने सारा सर्वे किया, पूरा जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया, फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि 182 परगनों में बांट दिया गया, और हर परगने से 1 करोड़ दाम जो है वो हर साल का निकलना चाहिए, ठीक है। और हर परगने की ज्यादातर जागीरों को खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लैंड बाय विच अ सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ लैंड वाज अंडरटेकन। सबसे पहला काम तो मेजरमेंट किया गया। अब मेजरमेंट करने के लिए पहले जूट की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो रस्सी में अगर पानी लग जाए, अगर ह्यूमिडिटी में पड़ जाए तो वो स्ट्रेच हो जाती है। इसलिए अब जरेब को इस्तेमाल करना, यानी कि फिक्स्ड लेंथ का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, बंबू या जरेब का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, राइट। अर्लियर लैंड वाज मेजर्ड विद हेम्पमैन रोप, जूट की रस्सी, which used to contract or expand according to the amount of moisture in the air। तो वहां से हिसाब जो है वो बिगड़ जाता था। The hempman rope were replaced by jarib or bamboos joined together by iron rings
विच रिमेन्ड एट कांस्टेंट लेंथ, राइट। सो एक कांस्टेंट लेंथ, सो 10 मीटर। आज प्रेजेंट डे में राज्य बाय राज्य जो है वो जरीब की लेंथ वेरी करती है। हिमाचल प्रदेश में अराउंड 10 मीटर का जो है वो एक जरेब होता है। अगर आपने कभी लैंड मेजर करवाया होगा पटवारी के जरिए तो आपको पता होगा कि जरेब क्या होता है, राइट। इन ऑर्डर टू एश्योर अ कांस्टेंट मेजर, द ओल्ड यूनिट्स सिकंदरी गज यूज्ड बाय शेर शाह वर चेंज्ड बाय इलाही गज। तो सबसे पहले तो लैंड मेजरमेंट की यूनिट चेंज करी अकबर ने शेर शाह का जो है वो सिकंदरी गज चल रहा था, ठीक है। मतलब शेर शाह के समय सिकंदरी गज चल रहा था। सिकंदरी गज सिकंदर लोदी के समय से शुरू हुआ था, राइट। और अब अकबर ने इलाही गज जो है वो शुरू किया, ध्यान रखेंगे आप। आफ्टर द मेजरमेंट द लैंड वॉज क्लासिफाइड। अब लैंड मेजर कर लिया इलाही गज से, जरीब और बंबू का इस्तेमाल करके लैंड को मेजर कर लिया। अब उस लैंड को जो है वो कैटेगरीज में बांटा जाएगा कि किन किन किस हिसाब से बांटा जाएगा, देखते हैं। दिस वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कल्टीवेशन। अब देखिए, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की उपजाऊ होगी भूमि, है ना, फर्टिलिटी अलग अलग होगी। सो फर्टिलिटी से क्या पता, अगर कोई लैंड ज्यादा फर्टाइल है सो उसको हम ज्यादा कल्टीवेट करेंगे, कोई कम फर्टाइल है तो उसको कम कल्टीवेट किया जाएगा, जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है उसको बहुत ही ज्यादा कम या नहीं कल्टीवेट किया जाएगा। सो बजाय के फर्टिलिटी के हिसाब से लैंड को बांटा जाए, टोडरमल ने सोचा कि यार फर्टिलिटी के हिसाब से हम कल्टीवेट ही तो करते हैं ना, सो किस लैंड को कितना कल्टीवेट किया जा रहा है इस हिसाब से बांट लेते हैं। लैंड वाज दस क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी? पोलज, परौती, चचर और बंजार। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज फॉलो करते हैं उनको पता है पोलज, परौती, चचर और बंजार क्या है, राइट। और मैं यहाँ हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्पेशल क्लासेस में आइए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वो क्लासेस, ठीक है। बहुत ऐसा ना हो कि लेट आपको पता चले और फिर आप रश करने की कोशिश करें। लाइव होते हैं अभी हम, फायदा होता है हमें लाइव क्लास का, राइट। पोलज क्या है? लैंड कल्टिवेटेड कंटिन्यूसली नियरली लेफ्ट फॉलो एंड इट यील्डेड रेवेन्यू एवरी ईयर। सो पोलज ऐसा लैंड है जिसको हर साल एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 1 बार तो एटलीस्ट इस पर कल्टीवेशन किया जा रहा है, ऐसी भूमि को कहा जाता है पोलज, यानी कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड जो है वो पोलज है। सेकंड आएगी परौती। परौती लैंड वाज लेफ्ट फॉलो फॉर अ ईयर और 2 सो दैट इट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। परौती लैंड क्या है? जिसको 2 साल तक जिसको जो है वो बंजर, नॉट बंजर सॉरी, 2 साल तक जिसे अनकल्टिवेटेड रखा जा सकता है। तीसरी है चचर। चचर क्या है? लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर 3 से 4, 3 से 4 साल तक, ठीक है। 1 से 2 साल तक जिसको अनकल्टिवेटेड रखा जा सके उसको परौती, 3 से 4 साल तक जिसको अनकल्टिवेटेड रखा जा सके उसको चचर। और बंजर कौन सा है? 5 और अबव, 5 साल या उससे ज्यादा से जिसको बोया ही नहीं गया है, लैंड नॉट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, उसको कहा जाएगा बंजर, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, बंजर का मतलब होता है इनफर्टाइल, लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रासलैंड्स हैं, जो मतलब चरागाहें होती हैं, वो फर्टाइल होती हैं, लेकिन उनको कई 5-5, 10-10 साल तक जो है वो उन पर खेती नहीं की जाती, राइट। सो ऐसी लैंड को कहा गया बंजर। तो इस हिसाब से 4 हिस्से में, मतलब 4 तरह की लैंड जो है वो फिक्स कर दी गई। अब इन 4 तरह की लैंड से निकलने वाले रेवेन्यू को फिक्स करना है। अभी तो हमने लैंड को कैटेगराइज कर दिया ना, अब इनमें से रेवेन्यू कैसे निकलेगा उसको कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि ये 4 तरह का लैंड जो है वो गंगा वाले मैदान में अलग प्रोडक्शन देगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में अलग प्रोडक्शन देगा, राजस्थान में अलग प्रोडक्शन देगा, है ना। देखते हैं। द पोलज एंड परौती लैंड्स वर फर्दर क्लासिफाइड इनटू गुड, मिडल एंड बैड। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किससे निकल रहा है? पोलज और परौती से। सो पोलज और परौती को गुड, एवरेज और बैड, या गुड, मिडल और बैड में बांट दिया गया। द एवरेज ऑफ 3 वाज टेकन एंड देन असेसमेंट वाज फिक्स्ड। इन तीनों का एवरेज निकाला गया और फिर असेसमेंट निकाला गया। एवरेज और एवरेज कितना 1 साल की प्रोडक्शन का, 2 साल की प्रोडक्शन का, कितने साल की प्रोडक्शन का? तो यहां पर आता है डाशाला सिस्टम, एवरेज 10 साल की प्रोडक्शन का, कि पोलज और परौती में गुड, बैड और गुड, मीडियम और बैड जमीनों में पिछले 10 सालों में एवरेजली किस तरह का प्रोडक्शन हुआ है,
उस पर रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया। इसको कहा गया है ढाशाला सिस्टम, राइट। लेकिन इस कंक्लूजन तक कि 10 साल का एवरेज निकालना है, इस पर पहुंचने में भी समय लगा। पहले 1 साल का एवरेज निकाला गया, फेल हो गया, फिर देखते हैं, राइट। ये इसी पर आ रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। एवरेज प्रोड्यूस ऑफ दीज 3 कैटेगरीज कॉल्ड मशूल was taken as normal produce पर बीघा। एवरेज प्रोड्यूस क्या कहा गया है? एवरेज प्रोड्यूस को कहा गया मशूल लिया जा रहा है, राइट। और मशूल लिया जा रहा है पर बीघा लिया जा रहा है, राइट। द स्टेट शेयर वाज 1/3। स्टेट कितना रियलाइज कर रहा है? 1/3 कर रहा है रियलाइज, राइट, ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस, बट इट वेरिड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड मेथड ऑफ असेसमेंट। लेकिन मान लीजिए जहां पर गुड लैंड ज्यादा है, बैड लैंड या मीडियम लैंड कम है, गुड लैंड ज्यादा है, तो वहां पर टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। डिफरेंट रेट्स एग्जिस्टेड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अब डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट रेट है। कल्टीवेशन ऑफ बंजर लैंड वाज एनकरेज्ड। बंजर लैंड को ज्यादा कल्टीवेट किया जाए, ऑब्वियसली। फर्दर द पेजेंट्स वर गिवन द ऑप्शन टू पे ईदर इन कैश और काइंड। और टैक्स कैसे रियलाइज किया जा रहा है? बोथ इन कैश और काइंड, ध्यान रखेंगे, राइट। अब सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब रेवेन्यू कलेक्शन आपको समझ आया ना कि क्या अभी तक टोडरमल ने किया है। अब प्रॉपर सिस्टम क्या बनाया उसने? ढाशाला सिस्टम, ठीक है। द रेवेन्यू सिस्टम वाज थॉरली रीऑर्गेनाइज्ड व्हेन टोडरमल वाज अपॉइंटेड एज दीवाने अशरफ। अशरफ जो है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीवाने अशरफ कहा जाता है उसे। The increased size of empire made revenue reforms inevitable. According to an earlier practice, the assessment was fixed every year on the basis of yield and price, which made the state demand variable from year to year. देखिए, अब यहां पर हर साल लैंड मेजरमेंट किया जाना, हर साल जो है वो एक एस्टिमेट क्रिएट किया जाना। सो ये कॉस्टली होता है हर साल वाला, और हर साल जो है वो अगर चेंज हो जाएगा तो फिर जनता पर भी प्रेशर बनता है इससे। यहां पर ढाशाला सिस्टम आया। देखिए, द एनुअल सिस्टम वाज अनदर नेम ऑफ अनसर्टेनिटी इन द असेसमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ करोड़ीज वाज डिजास्टर्स फॉर पेजेंट्स। एनुअल सिस्टम अनसर्टेन था क्योंकि निकालना तो करोड़ दाम है ही। अब करोड़ दाम निकालने हैं, ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं, इससे पेजेंट्स पर प्रेशर बढ़ता है। हर साल टैक्स कलेक्शन वाले आएंगे, फिर टैक्स कलेक्शन वालों को भी पैसा देना पड़ेगा, राइट। मतलब जो लैंड मेजरमेंट करने वाले आएंगे उनको भी पैसा देना पड़ेगा। To avoid the difficulty and inconvenience caused by annual settlement, Todermal laid down certain principles. Accordingly, a 10-year settlement known as Dhashala system was introduced. तो पहले उसने लैंड मेजरमेंट का तरीका निकाला, लैंड मेजर किया, 4 तरीके की लैंड, उसमें से कैसे असेसमेंट करना है गुड, मिडल और बैड लैंड में, राइट। महसूल पर बीघा जो है वो क्रॉप बाय क्रॉप फिक्स किया। फिर एक एक साल का लिया जाना शुरू किया गया। एक एक साल का जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर टोडरमल ने ढाशाला सिस्टम लेकर आया। टोडरमल ने क्या कहा कि 10 साल का फिक्स कर दो, ठीक है। 10 साल का मतलब पिछले 10 साल का एवरेज निकालो कि कितना हुआ है, और फिर उसको फिक्स कर दो कि आगे भी इतना ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10 साल में सूखा, गर्मी, बाढ़ ये सब हो जाएगी और एवरेज निकल आएगा, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 ईयर्स वर कैलकुलेटेड, ठीक है। एवरेज प्राइस को कैलकुलेट किया गया, एवरेज प्रोड्यूस रखी गई। अब यहां पर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट इनको समझ नहीं आया। महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं आया अभी तक। इन्फ्लेशन समझाऊंगा क्या है आगे। 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वर कलेक्टेड बाय स्टेट शेयर। एवरेज प्रोड्यूस गुड, मिडल और बैड लैंड होगा, ठीक है। गुड, मिडल और बैड लैंड का एवरेज निकल जाएगा, जिसको मशूल कहा जाएगा, और उस मंशूल को पर बीघा जो है वो 1/3 के हिसाब से कलेक्ट किया जाएगा स्टेट द्वारा, राइट। द कल्टीवेटर वाज आस्क्ड टू पे द रेवेन्यू इन कैश। अब लेकिन ढाशाला सिस्टम में कैश में पे करने को कहा गया। फॉर दिस पर्पस द प्राइसेस ऑफ ईच सीरियल वर फिक्स्ड इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लोकल प्राइस। ध्यान रखेंगे, ढाशाला सिस्टम में नॉट द इंपीरियल प्राइसेस बट लोकल प्राइसेस से, मतलब लोकल प्राइसेस पर फिक्स किया गया कितना जो है वो देना है टैक्स, राइट। प्राइसेस ऑफ ईच सीरियल लोकल प्राइसेस पे फिक्स किया गया। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ढाशाला सिस्टम का, सवाल में बन जाएगा ये, देखिएगा। अकबर डिवाइडेड हिज एंटायर एम्पायर इनटू नंबर ऑफ दस्तूर, ठीक है। मैंने बताया था ना, दस्तूर चल रहा है किस चीज का? टैक्स कलेक्शन का। तो अकबर ने ये दस्तूर बना दिए कि कहां पर, मतलब किस तरह से जो है वो किस रेट पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सो ऑब्वियसली गंगा रीजन हाईली प्रोडक्टिव है तो ज्यादा टैक्स,
राजस्थान कम प्रोडक्टिव है तो रिलेटिवली कम टैक्स वहां से, राइट। ऑल द रीजन्स विद इन द दस्तूर वर सपोज टू हैव यूनिफॉर्म प्राइसेस फॉर ईच काइंड ऑफ, तो अलग अलग दस्तूर तो बांट दिए, लेकिन हर दस्तूर में यूनिफॉर्म रहेगा प्राइस, राइट। द ढाशाला सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंस, कहां कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया ये? बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, पार्ट ऑफ मुल्तान। लाहौर का मतलब पंजाब में, राइट। सो मैप में देखिए कहां कहां, पंजाब में और मुल्तान में, सिंध में नहीं किया गया, दिल्ली और आगरा, ठीक है, और दिल्ली आगरा के बाद अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल और दिल्ली आगरा के नीचे मालवा में, राइट। राजपूताना में नहीं किया गया, बुंदेल में नहीं किया गया और सिंध में नहीं किया गया, बाकी इस पूरे रीजन में ढाशाला सिस्टम लगा दिया गया। समझ रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रेवेन्यू सिस्टम है जब्ती। अब जहां पर ढाशाला नहीं है वहां क्या है, वहां पर देखते हैं जब्ती है या नहीं। जब्ती क्या है? अनदर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज जब्ती सिस्टम। When the season of cultivation arrived, a staff of officer toured the villages to ascertain the exact area of land under cultivation with a view to prepare crop settlement. So मान लीजिए जब धान की खेती का समय आ गया, जब बाजरे की खेती का समय आ गया, तो अफसर चले गए कि देखने की कितने लैंड पर किस गांव ने कितना बाजरा उगाया है, उस हिसाब से जो है वो टैक्स को फिक्स किया जाएगा, राइट। यानी कि सीजन टू सीजन डिपेंड करता है ये जब्ती सिस्टम, और जबकि ढाशाला सिस्टम 10 साल का फिक्स कर दिया गया, और उससे पहले एनुअली चल रहा था, लेकिन जब्ती जो है वो सीजन टू सीजन, क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करेगा, ठीक है। आफ्टर द एरिया ऑफ ईच क्रॉप, देख रहे हैं जब्ती जो है वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड कर रहा है। इन ईच होल्डिंग हैविंग बीन फाउंड आउट, द रेवेन्यू ऑफिशियल भिचकी applied the prescribed rates and calculated the revenue due from the cultivator. The Jabti system prevailed in subas of Bihar, Allahabad, Multan, Awadh, Agra, Malwa, Delhi, Lahore and in certain parts of Gujarat and Ajmer. Right? So देखिए यहां पर राजपूताना और गुजरात में भी नहीं है, ठीक है, और नीचे अगर आप खानदेश और अहमदनगर का हिस्सा भी जोड़ लें तो वहां पर भी नहीं है क्या? ढाशाला सिस्टम। लेकिन जरूरी नहीं कि ढाशाला सिस्टम हर जगह पर, मतलब जहां जहां पर ढाशाला सिस्टम है वहां पर हर जगह ढाशाला सिस्टम ही चले, ठीक है। या ढाशाला सिस्टम के आने से पहले वहां क्या था, तो जब्ती सिस्टम वहां पर मौजूद था। देखिए कहां कहां पर है जब्ती, तो लाहौर यानी कि पंजाब में है, ठीक है, उसके अलावा मुल्तान में है, दिल्ली आगरा में है, राजस्थान के कुछ हिस्से में भी है, गुजरात के कुछ हिस्से में भी है, मालवा में भी है, इलाहाबाद, अवध, बिहार, बंगाल में नहीं है लेकिन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है गल्हा बख्श सिस्टम, ठीक है। अब गल्ला बख्श सिस्टम या गल्ला बख्श सिस्टम क्या है? गल्ला भरने का काम है इसमें, ठीक है। दिस वॉज परहैप्स द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन सिस्टम। ये वही है कि साल भर का फिक्स कर दिया और रियलाइज कर लिया। दिस वॉज सिंपल मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग इन विच द प्रोड्यूस वॉज अरेंज्ड इनटू हीप्स, राइट। क्रॉप निकली, 1/3 लेना है तो 3 ढेर लगा दिए ऐसे, ठीक है, 3 में से 1 ले गए, मतलब एक टैक्स कलेक्शन में ले गए और 2 ढेर जो है वो रह गए किसान के पास। इनटू 3 शेयर्स, 1 ऑफ विच वाज टेकन बाय द स्टेट। अंडर दिस सिस्टम पीजेंट हैड द चॉइस टू पे इन कैश और काइंड। अब यहां पर ना जो गल्ला बख्श है इसमें नहीं होता है कि सूखा आया है नहीं आया, इसमें जितना प्रोडक्शन निकला है ना उसके 3 ढेर लगा दी जाएंगे बराबर बराबर से, और एक हिस्सा जो है वो कौन ले जाएगा? स्टेट ले जाएगा, राइट। दिस सिस्टम वाज नोन एज बटाई सिस्टम। इसको बटाई सिस्टम भी कहा जाता है गल्ला बख्श को, ध्यान रखेंगे आप। और ये ओल्डेस्ट है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट भी है और ये ओल्डेस्ट भी है। द सिस्टम रिमेन्ड इन फोर्स इन कंदाहार, कश्मीर एंड इन पार्ट्स ऑफ सिंध एंड मुल्तान। तो देखिए यहां पर मुगल प्रोविंसेस में कश्मीर कंदाहार की बात तो करी नहीं है और सिंध की बात हो ही नहीं रही, तो सिंध, कश्मीर, कंदाहार इन रीजन्स में क्या चलता रहा? गल्ला बख्श या बटाई सिस्टम चलता रहा, राइट। नेक्स्ट आएगा कानकूत सिस्टम। क्या है? कान और कूत क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कानकूत सिस्टम वाज आल्सो एन ओल्ड प्रेवलेंट। ये भी क्या है? ओल्ड सिस्टम है। मेथड इन विच इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डिवाइडिंग द ग्रेन, मतलब ग्रेन के 3 हिस्से करने के बजाय एन एस्टिमेट, यानी कि ग्रेन यानी कान क्या है? ग्रेन है, ठीक है।
सो अनाज को 3 हिस्से में बांटने के बजाय एस्टिमेट लगाया जाता है, ठीक है। कूत यानी कि एस्टिमेट was made on the basis on actual inspection of the spot and 1/3 of the estimate produced was fixed as the state demand, right? So बगैर 3 हीप्स लगाए, 3 ढेरियां लगाए एक एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि मान लीजिए किसी किसान के 3-4 खेत हैं, राइट, 3 खेत हैं, तो एस्टिमेट लगा लिया जाएगा कि ये एक खेत से जितना भी निकलेगा ये दे देना, बाकी 2 खेत के तुम्हारे हो गए, राइट। तो और मान लीजिए किसी की 1 ही बीघा जमीन है या 2 ही बीघा जमीन है, वो दोनों एक साथ हैं, तो हिसाब लगा लेंगे कि इतनी जो प्याली है, मतलब इतना जो खेत का हिस्सा है, ये समझ रहे, एक एस्टिमेट है, एक बहुत रफ सा सिस्टम है ये। सो इट वाज अ रफ एस्टिमेट ऑफ द प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इंस्पेक्शन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। सो जो कानकूत सिस्टम है, वो मतलब कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है ना, जिसको पता है कि इस खेत से इतना प्रोडक्शन निकल रहा है। सो मतलब मान लीजिए कि हिसाब लगाया उन्होंने कि इस खेत से 2 बोरियां निकलती हैं या 3 बोरियां निकलती हैं, राइट। तो पुराने जो मतलब जो गांव वाले होते हैं या जो पुराने बुजुर्ग हैं हमारे, उनको अंदाजा होता है ना कि उनके किस खेत से कितना प्रोडक्शन निकलता है ना। तो इस अंदाजे के हिसाब से वो टैक्स दे देते हैं, राइट। सो इट इज बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेट्स, और वो रफ एस्टिमेट जो है वो इंस्पेक्शन और एक्सपीरियंस से निकल कर आते हैं। दैट इज कानकूत सिस्टम। उसके अलावा नेक्स्ट है नसाक सिस्टम। क्या है? टैक्स रियलाइजेशन का। नसाक सिस्टम वॉज वाइडली प्रेवलेंट इन मुगल एम्पायर, पर्टिकुलरली बंगाल। देखिए बंगाल में ढाशाला सिस्टम के अलावा और कोई अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन नसाक सिस्टम बंगाल में चल रहा है। ये क्या है? इन दिस सिस्टम रफ कैलकुलेशन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ पीजेंट। मतलब एक रफ कैलकुलेशन की जाती थी कि इस पीजेंट के इतने खेत से इतना बोरी अनाज निकलता है पिछले 5-7 सालों में, ठीक है, या पिछली 2-3 पुश्तों से इतना इतना अनाज निकल रहा है इनकी जमीन से। तो एक रफ एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि आगे भी इतना ही निकलेगा, तो 1/3 दे दिया करना। इट रिक्वायर्ड नो एक्चुअल मेजरमेंट। कोई एक्चुअल मेजरमेंट नसाक में नहीं हुई, जबकि कानकूत में इंस्पेक्शन हुआ है ना। मतलब देयर वाज एन मेजरमेंट, एक मतलब एक विजुअल इंस्पेक्शन हुआ है जरेब से, मतलब प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ, बट लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि सर्टेन डिग्री ऑफ मेजरमेंट तो हुआ है। बट इन नसाक सिस्टम देयर इज नो मेजरमेंट। केवल पुराने एस्टिमेट से कि हाँ इतनी बोरी निकला करती थी, ठीक है, तो आगे भी इतनी ही निकलेगी तो दे दीजिए, मतलब फिक्स कर देंगे कि इतना इतना आपको देना है, राइट। इट रिक्वायर्ड नो एक्चुअल मेजरमेंट बट द एरिया वाज असर्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। पुराने रिकॉर्ड से हिसाब लगा लिया जाता था कि कितना एरिया है और उससे कितना प्रोडक्शन निकलता है, राइट। लास्ट है हमारा रायतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रेवेन्यू of the state was fixed at 1/3 of actual produce which the रायत were permitted to pay either in cash or kind। रायतवाड़ी सिस्टम में क्या होता है कि किसान से डायरेक्ट स्टेट आकर उठाता है और 1/3 उठाता है, ठीक है। और कैश और काइंड दोनों में दे सकता है किसान। द कैश रेट फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज रायतवाड़ी सिस्टम एंड वाज अप्लाइड इन नॉर्दर्न इंडिया, गुजरात टू सम एक्सटेंट टू डेक्कन, राइट। सो नॉर्दर्न इंडिया यानी कि पंजाब, दिल्ली दोआब वाला एरिया, इलाहाबाद, अवध, बिहार वाला एरिया, और फिर उसके अलावा गुजरात और कुछ मतलब कुछ एक्सटेंट तक दक्कन तक जो है वो रायतवाड़ी सिस्टम। और ये क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। दैट मीन्स यहां पर एस्टिमेट, यहां पर मेजरमेंट होती है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है तो रायतवाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल की। तो आपको समझ आ गया ना कितने टाइप के रेवेन्यू सिस्टम है? रायतवाड़ी, नसाक, कानकूत, गल्ला बख्श, जब्ती और ढाशाला, राइट। और उससे पहले जो है वो क्या है? टोडरमल का लैंड मेजरमेंट का क्या तरीका है? लैंड मेजर किया गया और फिर उसके बाद इन सारे लैंड मेजरमेंट के मेथड से टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑफिशियल देखते हैं कौन है, कौन कौन है। सो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया ही है, बिल्कुल ग्रामीण लेवल से मतलब किंग की काउंसिल में दीवान तक, राइट। द एम्पायर वॉज सेपरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन इनटू सूबा। सो एम्पायर जो है वो किसमें बटे? सूबे। दीज सूबे वर डिवाइडेड इनटू सरकार। सूबे बटे हैं किसमें? सरकार में। सरकार वर कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ परगना। सरकार परगनों में, और हर परगने में क्या है? विलेजेस। ईच परगना वॉज क्लस्टर ऑफ सेवरेज विलेजेस। आमिल जो है वो कहां से कलेक्ट कर रहा है? विलेजेस से। आमिल वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर। आमिल जो है वो अमल गुजार को देता है,
अमल गुजार जो है वो सूबे सूबे लेवल का दीवान को देता है, और दीवान जो है फिर वो सॉरी सरकार लेवल के उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकंड, विलेज लेवल पर आमिल नहीं है, परगने लेवल पर आमिल है ना। परगने लेवल पर आमिल है, सरकार लेवल पर कौन है, अमल गुजार, और सूबे लेवल पर है दीवान। यस, इस तरह है। और विलेज लेवल पर विलेज ऑफिशियल हैं, जो शिकदार हैं विलेज लेवल पर, जो रेवेन्यू मतलब परगने के अंडर है ना विलेज, तो परगने वाला ऑफिसर है अमिल, और आमिल जो है वो परगने के अंडर जितने भी विलेजेस हैं उन विलेजेस में जा जाके रेवेन्यू इकट्ठा करता है। तो ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया ही, राइट। ही वॉज असिस्टेड विद बिचकी, फोटेदार एंड कानूनगो। ठीक है, आमिल के साथ कौन कौन है, बिचकी, फोटेदार जो है वो क्या है, ट्रेजरी का हेड, कानूनगो लैंड मेजरमेंट के लिए, राइट, और बिचकी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। During the later part of Akbar's reign, कानूनगोज were accepted as state officials and were paid salaries by state। ठीक है, कानूनगो जो है वो पहले गांव के लेवल से निकलते थे, सेमी ऑफिशियल थे, फिर इवेंचुअली ऑफिशियल बने, लेकिन पटवारी जो है वो सेमी ऑफिशियल ही रहे, या विलेज के ही कोई बंदा जो है वो पटवारी या लंबरदार बन जाता है, राइट। ओवर आमिल्स वर अमल गुजार, हु इन टर्न वर्कड अंडर प्रोविंशियल दीवान, हु देमसेल्फ फंक्शन अंडर द सेंट्रल दीवान, राइट। तो मैंने बोला ना, आमिल के ऊपर, अमल गुजार के ऊपर प्रोविंशियल दीवान के ऊपर सेंट्रल दीवान है। ये हमने पिछले टॉपिक पर समझाई अच्छे से, राइट। पटवारी और मुकद्दम जो है वो ग्रामीण लेवल पर है। इन आमिल्स के अंडर क्या है, इन आमिल्स के अंडर, आमिल्स के साथ जो है वो कानूनगो है, ठीक है, और भिचकी है, और इनके अंडर विलेज लेवल पर कौन कौन है, विलेज लेवल पर हैं पटवारी और मुकद्दम। वर नॉट स्टेट ऑफिसर्स, स्टेट ऑफिसर नहीं है, सेमी, कुछ जगहों पर जो है वो सेमी मान सकते हैं कि गवर्नमेंट है, लेकिन मोस्टली ये विलेज, मतलब विलेज का ही कोई ना कोई बंदे होते हैं, राइट। बट द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड देयर सर्विस, assessed and collected revenue and also maintained records with their help. In return they were paid a part of revenue. स्टेट उनको कुछ हिस्सा रेवेन्यू में से दे देती है, लेकिन वो स्टेट के ऑफिसर्स नहीं है, ध्यान रखना है आपको। यहां पर आते हैं नीचे, ठीक है, आमिल के साथ है भिचकी, कानूनगो, फोटेदार, राइट, और उसके नीचे हैं मतलब विलेज लेवल पर कौन है, पटवारी, और दूसरा कौन है, मुकद्दम, राइट। आगे देखते हैं। अंडर द डाहशाला सिस्टम देयर वर नो मिडलमैन लाइक जागीरदार और लैंडलॉर्ड टू एक्सप्लॉइट द पीजेंट। सो डाहशाला सिस्टम जो है वो रायतवाड़ी पर चल रहा है ना। डाहशाला सिस्टम इज एसेंशियली रायतवाड़ी। रायतवाड़ी क्या है कि दो लेवल है, मतलब पीजेंट है और सीधा स्टेट है, राइट। Therefore, revenue system under Akbar was beneficial for both state and peasant. ध्यान रखेंगे। It led to increased production and that helped in growth of trade and industry. बिल्कुल ठीक है। Because of this reason, though Akbar engaged himself constantly in aggressive warfare, his treasury remained full. Vincent Smith considered Akbar's revenue system admirable one. So, अकबर की ट्रेजरी फुल रही जबकि अकबर वॉरफेयर में उलझा रहा, राइट। किसकी वजह से, ढांचाला सिस्टम की वजह से ही। अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखते हैं अब ये तो एक हमने समझा जमीन से कैसे निकल रहा है, नहीं लैंड रेवेन्यू कैसे निकल रहा है, राइट। अब देखते हैं बाकी सोर्सेज क्या क्या है। बिसाइड रेगुलर लैंड रेवेन्यू, अदर टैक्सेस एंड फीस नोन एज अबवाब। अबवाब कहा जाता है अदर फीस और टैक्स, यानी कि मान लीजिए जो ड्यूटीज हैं, कस्टम वगैरह हैं, वो सब, राइट। वर लेवाइड on peasants in order to increase the income of state. These taxes include duties on sale of produce, fees on the sale of immovable property, prerequisites taken by officers for their own sake, and fees of commissions taken off for the state, right. So basically अगर कोई peasant अपनी जमीन बेचना चाहता है, अगर कोई peasant जमीन खरीदना चाहता है, तो वहां पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अपने प्रोडक्शन को बेचना चाह रहा है किसी मार्केट में, तो वहां पर जाके उस मार्केट का टैक्स देना पड़ेगा। तो इनको अबवाब कहा जाता है कलेक्टिवली, ठीक है। उसके अलावा लाइसेंस टैक्स, अगर कोई व्यापार करना है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मतलब अंग्रेजों के टाइम में जो है बहुत क्रूशियल चीज हो गई थी ये लाइसेंस वाला सिस्टम, है ना। फॉर कैरिंग ऑन सर्टेन ट्रेडर्स फोर्स्ड सब्सक्रिप्शंस imposed on Hindus such as tax on bathing in Ganges, Ganga, and for carrying the bones of dead Hindus for immersing in Ganga. So देखिए इस तरह के हिंदुओं पर टैक्स,
गंगा पे नहाना, गंगा में जो है वो अगर अस्थियां बहानी है उस पर टैक्स है। उसके अलावा अगर कोई ट्रेड करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा फोर्स्ड सब्सक्रिप्शन है, ये फोर्स्ड है कि आपको लेनी ही पड़ेंगे, अगर गंगा में नहाना है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो इस तरह की हिंदुओं पर कुछ फोर्स्ड सब्सक्रिप्शन है, वहां से पैसा निकल कर आ रहा था। औरंगजेब अबॉलिश्ड मैनी अबवब्स एंड एडेड सम अदर टू इंक्रीज इनकम ऑफ द स्टेट। औरंगजेब ने कुछ अबवब हटा दिए, लाइक उलेमा और मुस्लिम पॉपुलेशन पर हटा दिए, लेकिन कुछ लगा दिए, जैसे उसने जजिया वापस लगा दिया। जजिया इज अबवब। द पोल टैक्स टू बी पेड बाय नॉन मुस्लिम्स विच हैड बीन अबॉलिश्ड बाय अकबर प्रीवियसली। उसके अलावा तीर्थ यात्रा महसूल, तीर्थ यात्रा यानी कि जो पिलग्रिमेज टैक्स है वो देना पड़ा फिर से, राइट। सो ये अन्य सोर्सेज हैं। उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स तो है ही। यहां पर आके हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आज खत्म होता है। इसके बाद मेडिवल के दो टॉपिक बचे, विजयनगर और बहमणी, जो मैं कल और परसों लेकर आऊंगा, ठीक है। चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप तो आपको पता है चौहान_सर_हिस्ट्री से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा 10% का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को पता है मेरा कोड आपको चौहान सर हिस्ट्री या चौहान_सर_हिस्ट्री यूज करना है, राइट। स्पेशल क्लासेस में भैया आना शुरू कीजिए। स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और अब मॉडर्न के क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे स्पेशल क्लासेस में आए, ठीक है, और फायदा उठाएं लाइव इंटरेक्शन का। सो खत्म करते हैं आज का हमारा ये सेशन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।